नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रियंक पटेल है। मैं नुक्कड़ कैफ़े चलाता हूँ, जिसमें हम लोग पिछले 2-3 सालों से मूक बधिर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि भिलाई में कैफ़े लाएँगे, जहाँ हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और मुझे लगा कि ज़ोरदार तालियाँ बजेंगी सब लोगों ने, वाह! क्या कमाल का ख़्याल है आपका। सबने मना कर दिया। सारे छोटे-छोटे फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके साथ नुक्कड़ अभी काम करना चाहता है कि हाँ, चलना है, देख के आते हैं डेफ़ लोग कैसा खाना खिलाते हैं, या चलना देख के आते हैं ट्रांसजेंडर कैसे सर्विस देते हैं। चलना देख के आते हैं सरेंडर नक्सल्स और नक्सल पीड़ित एक साथ कैसे काम करें, ये रीज़न नहीं होना चाहिए। नुक्कड़ के बियॉन्ड कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं हमारे अपने विज़न को, तो वो उसके लिए हमको लगता था कि छत्तीसगढ़ को लेके ना एक अलग-सी धारणा है पूरे हिंदुस्तान में। मतलब आप दिल्ली में जाके किसी को बताएँगे कि आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो पहले तो उसको वक़्त लगता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ नक्सलवाद नहीं है, तो उस धारणा को बदलने और ये बताने के लिए कि कितने अच्छे सामाजिक प्रयोग इन शहरों में, इन क्षेत्रों में चल रहे हैं। कुछ कहानियां बड़े दफ्तरों से नहीं बल्कि नुक्कड़ से शुरू होती है, जहाँ पे असली जिंदगी, असली सोच और असली बातचीत होती है। स्टोरीज विद पूजा के आज के गेस्ट एक ऐसे ही विजनरी हैं जिन्होंने सिक्योर एंड सेफ कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर एक ऐसे करियर को चुना जहाँ वो समाज के लिए कुछ कर पाने की सोच रखते हैं। नुक्कड़ कैफे के फाउंडर प्रियांक पटेल, जो सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है बल्कि समावेश, सम्मान और अवसर की सोच को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले लेकिन दिल के चेंज मेकर, उन्होंने साबित किया कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी हो सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रियांक पटेल का। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो एंड बहुत बहुत थैंक्स, आप तो समय निकाल कर हमारे यहाँ पर आए। आपका शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप इतना इनक्रेडिबल जॉब कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं एंड लोगों को भी इनकरेज कर रहे हैं सोचने के लिए। कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग, और देख रहे हैं कि कैसे जो काम हम लोगों ने नुक्कड़ के ज़रिए शुरू किया वो कैसे इंस्पिरेशन बन सकता है, क्योंकि वो नीडफुल चीज़ें हैं। उससे मतलब पर्पस अपना नहीं है, मुझे लगता है कि सोशल पर्पस है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सच में इन्फ्लुएंस भी हों उसको करने के लिए। जी। सो हम पहले तो यही शुरू करेंगे कि आपने कॉर्पोरेट जॉब शुरू करी थी एंड उस कॉर्पोरेट जॉब और सिक्योर अपना करियर उसको छोड़कर आप कैसे इस तरफ आए कि आपको ऐसा कुछ करना है जो खुद को मोटिवेट करे और किसी की मदद भी कर पाए आप। मुझे तो बहुत सोचा हुआ फैसला तो नहीं था ये कि मैं जॉब छोड़ के ये करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वैसे ही बहुत क्रिटिकल फॉर्मेट में चलती है कि सफलता बहुत कम चीज़ों को मिल पाती है। तो जॉब छोड़ना और रेस्टोरेंट चालू करना ये कभी प्राइम इंटेंट नहीं था, और बहुत ही एक स्टैंडर्ड जो एक किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की लाइफ हो सकती है उसी को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं पेरेंट्स मेरे गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। तो उनके लिए मैं जब आईटी में भी जॉब भी करता था, तब भी उनके लिए मैं बहुत फिटिंग एग्जाम्पल नहीं था। उनके लिए मैं सबसे अच्छा आदर्श एग्जाम्पल तब होता जब मैं गवर्नमेंट जॉब करता कायदे से। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद चूँकि कैंपस प्लेसमेंट वगैरह हुआ और बाकी सारे लोगों की जॉब्स वगैरह लगी, तो मैं भी अपेयर हुआ और आईटी में प्लेसमेंट मेरा हुआ। तो फिर भिलाई के इंजीनियरिंग कॉलेज से वो पूरी पूना तक की दौड़, पूना से दिल्ली अलग-अलग जगहों पे जाना जॉब के सिलसिले में। तो बहुत एक जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे कोई भी इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा अपने करियर को देखता है, नौकरी लग जाएगी, ठीक-ठाक पैकेज आना शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी जिएँगे अपने तरीके से, तो वो मुझे लगता है कि चल रहा था। और 3-4 साल तक मुझे लगता था कि जो भी एक डेफ़िनेशन होती है सक्सेस की, वो मेरे पास में थी। मतलब हर वो आइडियल कंडीशन जिसमें हमको होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि इस पूरी प्रोसेस को लगातार फ़ॉलो करने के बाद वो कहीं न कहीं एक मोनोटोनी जैसी आने लगती है कि आप ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन था कि नहीं मैं तो बस इसको 3 साल करूँगा फिर छोड़ ही दूँगा। लेकिन उस पूरे आईटी वाले जॉब के दौरान भी जब भी मुझे कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, चाहे वो किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर करके या कभी किसी स्लम के बच्चों के साथ जाके कुछ काम करके, तो वो जो 2 ढाई घंटे का एक्सपोज़र रहता था, वो मुझे ज़्यादा एनरिचिंग लगता था रेदर देन द वर्क दैट आई वाज़ डूइंग। तो इत्तेफ़ाक से फिर इन्हीं प्रोसेस से गुज़रते-गुज़रते मुझे एक फेलोशिप के बारे में पता चला, और वो फेलोशिप थी बेसिकली उस वक़्त इंडिया फेलोशिप कहलाती थी वो, हम्म। जो पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 25 नए नए यंग लड़कों को चुनते थे, बच्चों को चुनते थे और उन्हें फिर अक्रॉस इंडिया अलग-अलग एनजीओज़ के साथ प्लेस करते थे। मतलब यूथ को सोशल डेवलपमेंट स्पेस का एक्सपोज़र देने का उनका इंटेंट था। अब मैंने इसके पहले सोशल डेवलपमेंट स्पेस के बारे में जितना भी सुना था वो डैड से सुना था, क्योंकि मेरे डैड खुद डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने मना ही करके रखा था कि ये सब स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने करियर पे ध्यान दो। लेकिन उस वक़्त शायद मुझे लगता है कि चूँकि किसी किस्म की फर्दर ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी और मैं शायद करियर के उस पीक पे था कि वहाँ की कोई डिसीज़न लेने की आज़ादी मेरे पास में थी।
तो जब फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ और वो चॉइस लेनी थी कि अब मुझे अपना आईटी करियर छोड़ना पड़ेगा और इसको जॉइन करने के लिए जाना पड़ेगा, तो आईटी करियर ऑब्वियसली एक एस्टैब्लिश करियर था जिसमें पोटेंशियल दिखता था, दिशा दिखती थी कि कहाँ तक जा सकते हैं, करियर का ग्राफ क्या हो सकता है। ऑन द अदर हैंड सोशल डेवलपमेंट स्पेस में अटेम्प्ट करना मतलब इट वाज़ वेरी न्यू। एक तो खुद को भी क्लू नहीं है कि चीज़ें कैसे होंगी और एनजीओ के साथ में क्या होता है, एनजीओ वालों की ज़िंदगी कैसी होती है, या स्पेस में जाने के बाद करियर कहाँ तक बन पाएगा, सस्टेन कैसे करेंगे ज़िंदगी के बारे में, सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं थी। मैंने कोशिश की अपने स्तर पे कुछ सीनियर से बातचीत करने की, लेकिन जिनसे भी मैं बातचीत करता था सब लोग सीधा मना करते थे कि नहीं यार, तुम एक एस्टैब्लिश करियर को लेके चल रहे हो, इसमें ऑलरेडी तुम्हारा पोटेंशियल दिखता है, ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास में ग्रोथ कर लोगे, आप मैनेजमेंट वगैरह कर लोगे तो। लेकिन अकम्प्लिशमेंट नहीं लगता था, मतलब वो सब ना हाँ सुन के भी मन नहीं करता था कि ये चीज़ ठीक लग रही है। तो मैं उस बार शायद मुझे लगता है कि मैंने पहली बार अपनी इनर कॉलिंग को सुना और मुझे लगा नहीं यार ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं। द वर्स्ट कैन हैपन कि भाई गए, अटेम्प्ट किया, चीज़ें काम नहीं की, तो वापस 1 डेढ़ साल के बाद आके आईटी को जॉइन कर लेंगे। लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि वो जो मैं 1 डेढ़ साल का प्लंज लेने वाला हूँ, वो अल्टीमेटली पूरा लाइफ़ का कोर्स बन जाने वाला है। तो वो जॉब छोड़ना, फेलोशिप को जॉइन करना और फेलोशिप के एक्सपोज़र ने जो मुझे लगता है कि पूरी दिशा बदली है, जिस दिशा ने मुझे नुक्कड़ तक पहुँचाया, मेरे नज़रिए को बदला, मेरी सोच को बदला कि हम जिस तरीके से पूरी सोसाइटी को देखते हैं डिस्टेंस पे रह के, मतलब जब तक हम इसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं हैं। डिस्पाइट ऑफ लिविंग इन द सेम सोसाइटी, हम सबको लगता है कि ठीक है, हमारे साथ नहीं हो रहा तो हमारे हिस्से की चीज़ नहीं है। लेकिन जब उन सब से आप 2-4 होते हैं, रूबरू होते हैं, तो आपको पता चलता है कि चैलेंजेस कहाँ-कहाँ पे और आप खुद भी कितने इसके ज़िम्मेदार हैं। तो वो लर्निंग जिस दिन से मेरे अंदर आई, मुझे लगता है कि उसने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे कि मैं अब इसको पूरा फुल टाइम एक डायरेक्शन दूँ, उसके अराउंड काम करूँ। वही लगता है मुझे एक बड़ा ज़रिया बन पाया नुक्कड़ जैसे किसी शुरुआत का। हमने जो रिस्क लिया था वो फ्रूटफुल रहा, मतलब अभी तो कह सकते हैं, आज की डेट में तो ये बात की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने वो प्लंज लिया था तब तो इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं थी। हो सकता है कि ये चीज़ें शायद काम नहीं करती, हो सकता है मैंने जो 1 डेढ़ साल का ब्रेक लिया था उसके बाद मेरे पास कुछ करने को नहीं होता, जो कि नहीं भी था। क्योंकि तब तो नुक्कड़ जैसी सिर्फ़ एक मतलब मन का ख़्याल बस था, जिसको लेके किसी का वैलिडेशन नहीं था कि हाँ यार तुम ट्राई कर लो, ऐसी चीज़ें तो बहुत काम करती। कोई भी प्रूवन, आप सोचिए ना, कोई बेंचमार्क नहीं है। इस जैसे कोई आइडियाज़ कहीं पे नहीं थे जिनके अराउंड मैं मानता कि ये चीज़ें काम करती हैं। तो सब कुछ इतना अनअटेम्प्टेड था कि झिझक तो रहती है, लेकिन चूँकि फिर वही एक रहता है ना कि यार करके तो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे पुराने कहीं के कहे हुए डायलॉग हैं कि ज़िंदगी 2 ही तरीके से सिखाती है, या तो आप अनुभव ले लेते हैं या तो आप जीत जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों अप्रोच को अटेम्प्ट करने के लिए मैं निकल गया था कि करके देखते हैं कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। इवेंचुअली यहाँ तक आ गए हम। कभी ऐसा डर लगा कि मतलब जब आप शुरू कर रहे थे कि पता नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगा? नहीं यार, मैं पता नहीं इस सवाल को लेके ना हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। मैं आज भी मतलब, और ऐसा नहीं कि हमने एक्सपेरिमेंट बस एक बार किया था, हम उसके बाद से लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं, लगातार नई-नई कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कभी भी इस बात को लेके डाउट आया कि ये चीज़ें शायद काम नहीं करेंगी, और उसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत हद तक शायद वजह उस इंटेंट की रहती है, कि इंटेंट कभी भी हमारा डाइल्यूटेड नहीं रहता। कभी भी इस बात में मुझे डाउट नहीं रहता कि जिस इरादे से करा हुआ इरादा लोग समझेंगे कि नहीं। तो उस पे मैं कभी भी डाउटफुल नहीं रहा और मुझे लगता था कि जो प्रयास मैं कर रहा हूँ, उसमें फेल होने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो सोसाइटी के पास ये बताने के लिए हो जाएगा कि हाँ, ऐसे प्रयोग काम नहीं करते हैं। तो मुझे अपना 200% एफर्ट डालना है ताकि नुक्कड़ जैसे आइडियाज़ या वो आइडिया जिनमें हम जैसे लोगों को स्पेस दे रहे हैं, ये काम कर जाते हैं, ताकि वो मेरा बनाया रास्ता और भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। तो लोगों ने इस आइडिया के अराउंड जितनी मेहनत की होगी, मुझे लगता है कि उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एक तो आइडिया को प्रूव करने के लिए, और दूसरा इस तरीके का क्योंकि बहुत नया प्रयोग था तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए भी। लेकिन फेलियर का डर तो ऑनेस्टली मुझे कभी नहीं आया। मतलब मैं नहीं सोच पाया कि चीज़ें काम नहीं करेंगी। ऑलरेडी जहाँ से शुरुआत कर रहे थे वो कह सकते हैं आपकी लगभग रॉक बॉटम था, क्योंकि ऐसा कुछ बैकग्राउंड तो था नहीं। मेरे पूरे परिवार में किसी ने बिज़नेस नहीं किया था। मैं पूरे खानदान का पहला ऐसा मतलब व्यक्ति था जो जॉब के अलावा बिज़नेस करने की कोशिश कर रहा था। सारे सरकारी नौकरी वाले लोग, उनको तो काफ़ी कुछ ऐसा लगता, बड़ा सेफ हाँ, प्ले करने वाले लोग थे। रहता। तो उसमें अचानक से बिज़नेस का अटेम्प्ट करना, वो भी रेस्टोरेंट में जाके बिज़नेस अटेम्प्ट और करना, वो तो भी रेस्टोरेंट में भी आप एक अलग एक्सपर्ट। हाँ, मतलब मेरे डैड हमेशा कहा करते थे, "यार तूने घर में कभी कुकर का ढक्कन खोल के चावल अपनी प्लेट में नहीं परोसा, तू कैसे रेस्टोरेंट चलाएगा?" और मुझे भी नहीं पता था। मैं सच में नहीं जानता था कि मैं कैसे रेस्टोरेंट चलाऊँगा। मेरा बड़ा बहुत मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब आया था रायपुर शहर में तो आई हैड नो क्लू। मैं क्योंकि हूँ बेसिकली मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे आने के बाद में जानकारियाँ कम थी। लेकिन वो पेपर पे बैठ के बिज़नेस प्लान रेडी करना, फिर बैंक्स के पास में जाना, उनको प्रपोज़ल सबमिट करना कि सर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। तो उस सब के दौरान मुझे ना ये बिल्कुल नहीं लगता था कि ये चीज़ काम नहीं करेगी। वक़्त लग जाएगा, क्योंकि ये ज़रूर पता था किस तरीके की चीज़ें टाइम लेती हैं, और जो भी एक आदर्श सफलता जिसको लोग बोलते हैं, भई इतना आप अचीव कर लोगे तो हम सफलता मानेंगे। एक तो मुझे लगता है कि वो पैरामीटर ही मैंने डिसाइड नहीं किए थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं भई कम से कम 15 कैफ़े खोल लूँगा या कम से कम 20 करोड़ का मालिक हो जाऊँगा तो मैं अपने आप को सफल कहूँगा। तो शायद वो पैरामीटर्स मेरे उस तरीके के डिफाइन नहीं थे करके भी मैं उससे कभी विचलित नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत कम इस बात, आज भी मैं रेयरली इस बात को लेके डरता हूँ कि चीज़ें काम नहीं करेंगी करके।
जो भी नुक्कड़ आते हैं तो उनके मन में वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कंफर्ट है, जी। वो हमेशा उनके मन में रह जाता है। तो वो जो इंटीरियर है वहाँ का या जो वॉल पे आपने कुछ, हर एक वॉल आपकी कुछ कहती है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में कैसे आई? ये बहुत माइंडफुली और बहुत पर्पसली मुझे लगता है कि किया गया था, क्योंकि हमने जब एक तो ना मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा क्लियरली मैं ऐसे समझा पाऊँगा कि मैंने कभी कैफ़े खोलने का इरादा नहीं किया कि कैफ़े खोल-खोल के हमको चीज़ें करनी है। कैफ़े एक ज़रिया बना, उस मिशन का, उस विज़न का जो मैं देखता हूँ। अब अगर मुझे अपने मैसेज को एक कैफ़े के ज़रिए डिलीवर करना है, तो मैं उसको वो टूल बनाऊँगा रेदर देन इट बिकमिंग द ओनली थिंग। तो उसकी दीवारें, उसका एस्थेटिक, उसका एनवायरनमेंट, उसकी वाइब, सब कुछ उस मैसेज के अराउंड ही ड्वेल इन करती हैं। तो आप जब नुक्कड़ की किसी वॉल पे कोई वॉल म्यूरल देखते हैं, जो हम किसी आर्टिस्ट से बनवाते हैं, या कोई मैसेज कहीं पे पढ़ते हैं जो दीवारों पे लिखा हुआ है, वहाँ लगी हुई तस्वीरों को देखते हैं, तो बहुत पर्पसली ये चूज़ करके लगाई गई हैं। वो सिर्फ़ इसलिए वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो अच्छी लगती हैं। मुझे आज भी याद है कि समता कॉलोनी का नुक्कड़ हम लोग जब शुरू कर रहे थे, तो उसकी एक दीवार पे आप जब कॉर्नर में देखेंगे तो राज कपूर और नरगिस का वो बरसात फ़िल्म का एक दृश्य फ्रेम करके रखा हुआ है। तो क्योंकि चाय कैफ़े हम लोग शुरू कर रहे थे, नुक्कड़ चाय कैफ़े था, और मुझे लगता था कि बारिश, रोमांस, चाय, इन सब का सबसे जो शानदार कॉम्बिनेशन हो सकता है, उस तस्वीर के ज़रिए जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे बहुत थॉटफुली, इसलिए बस नहीं कि ये चीज़ यहाँ पे अच्छी दिख रही है। वॉल म्यूरल भी जो जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टोर से हमारे हो, तो वो क्या स्टोरी डिपिक्ट करेंगे। जैसे राजेंद्र नगर वाला स्टोर आप कभी विज़िट करेंगे, तो उसमें जो मेजर वॉल म्यूरल बना हुआ है, वो केरला से आए हुए आर्टिस्ट ने बनाया था। और जब वो आर्टिस्ट यहाँ पे आए, तो उनको कोई क्लू नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में, रायपुर के बारे में, नुक्कड़ क्या है। तो पहले तो 15 दिन हमने उनको रायपुर के अलग-अलग जगह घुमाई, उनको सारे नुक्कड़ घुमाए। उन्होंने नुक्कड़ के सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की, जो हमारे कस्टमर्स थे, जो हमारे वेंडर्स थे, जो हमारे सर्विस टीम के लोग थे, और इसको समझते हुए फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया, और उसको फिर दीवार पे उन्होंने बनाया कि कैसे उनका मानना था कि नुक्कड़ एक ऐसी जगह है जिसको लोगों ने बनाया और जो सबके लिए ओपन प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे काम करती है। तो ये जो एक जेनेरिक नज़रिया है, जो मुझे लगता है कि लोगों के परसेप्शन के अराउंड बिल्ट अप हुआ है। अब वो मैसेज देने की कोशिश करता है जो अल्टीमेटली कोर विज़न है नुक्कड़ का। तो उसी के अराउंड आप जहाँ का भी एस्थेटिक देखेंगे, वो बनाने की कोशिश करें, ताकि वो सिर्फ़ रंगीन दीवारें ना लगे, वो लगे कि हाँ भाई, कोई मैसेज इन दीवारों के ज़रिए भी कम्युनिकेट हो रहा है। जो भी नुक्कड़ आए वो उन चीज़ों को देखे और उन चीज़ों को जीने की भी कोशिश। बिल्कुल, क्योंकि फूड ऑन द टेबल या रंगीन पर्दे या बस शानदार सी तस्तरियाँ सर्व कर देना, वो एक काम होगा जो हर कैफ़े को करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रिटी एस्थेटिक तो आज की डेट का इंस्टाग्रामेबल कोट भी है कि लोग चाहते हैं कि एस्थेटिक्स बहुत प्रिटी रहे। लेकिन अगर उसमें एक छोटी-सी सोल आपको जा डालनी है, मुझे लगता है अदरवाइज़ तो सिर्फ़ दीवारें ही रह जाएँगी जो बड़ी सुंदर-सुंदर लगती है। लेकिन सोल डालने का जो काम होता है, वो आपका इंटेंट करता है। तो वहाँ आपने नुक्कड़ को अगर कभी भी किसी ने भी उसको वैसा एक्सपीरियंस किया, तो पर्पसली, क्योंकि हमने उसको वैसा डेवलप किया हुआ है। वो सिर्फ़ सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं है, वो माइंडफुली उनको सुंदर दिखाने की कोशिश है। और ये नुक्कड़ नाम, ये यूनिक नाम, इसके पीछे की क्या कहानी है? कल ही इनफैक्ट मेरे यहाँ जो दीदी आती है, खाना बनाती है, वो मुझसे पूछ रही थी, "अरे भैया, आपको दुनिया जहान में सारे नाम मिल सकते थे। आपने नुक्कड़ नाम क्यों चुना इस रेस्टोरेंट का?" मैंने कहा, "क्यों, अच्छा नहीं लगता?" बोलते, "नहीं, अच्छा तो लगता है।" लेकिन मेरे घर में बोल रहे थे कि नुक्कड़ नाम इन्होंने क्यों रखा है? तो मैंने कहा, "यार, जब इनफैक्ट मेरे को ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि कैफ़े कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, तब भी मुझे लगता कैजुअली ये निकला था। मुझे लगता था कि यार, जनरली नुक्कड़ की परिभाषा क्या है? मतलब हम आप कभी भी अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या किसी के भी पन्ने पलटेंगे, तो नुक्कड़ बेसिकली लिखा रहता है कि स्ट्रीट कॉर्नर की एक छोटी-सी चाय की शॉप, जहाँ पे यार दोस्त बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता था ये नुक्कड़ भी एक्सटेंडेड वर्ज़न है सेम चीज़ का। मतलब इर्रिस्पेक्टिव कि हम कितने मॉडर्न हो जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि हम कितने इसको भव्य तरीके से एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कोर में जो है, वो एक हमेशा चाय का ठिया ही है, जहाँ यार दोस्त आ रहे हैं, चाय के ऊपर अच्छी-अच्छी बातचीत कर रहे हैं, और दुनिया को सुंदर बनाने का, सोसाइटी को जस्टफुल बनाने का हमारा एक अटेम्प्ट था, जो हम नुक्कड़ के ज़रिए डिलीवर करना चाहते थे। इसलिए मुझे लगता है बड़ा अलाइन करता है पूरे कोर के साथ में नाम। और बिल्कुल परफेक्ट है जो कॉन्सेप्ट आपका है उसके साथ के। एब्सोल्युटली। आप निर्माण यात्रा कराते हैं, 10 डेज़ का कुछ टूर जी, दिया गया है, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग प्लेसेस विज़िट करे आते हैं। तो इसका ये क्या है, इसके बारे में बताइए? ये मुझे लगता है कि नुक्कड़ जितने तरीके के प्रयोग करता है, उनमें से एक प्रयोग ये भी है, क्योंकि कैफ़े खोल के स्पेशली एबल कम्युनिटी को रोज़गार देने का एक काम तो हमने कर लिया था। उनकी एबिलिटीज़, उनके पोटेंशियल को समाज को दिखाने का काम हमने कर लिया था। अलग-अलग किस्म के इंटरेक्शंस के लिए हम लोग स्पेस ऑलरेडी अपने कैंपस में प्रोवाइड करते थे। लेकिन नुक्कड़ जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, नुक्कड़ के बियॉन्ड कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं हमारे अपने विज़न को, तो वो उसके लिए हमको लगता था कि छत्तीसगढ़ को लेके ना एक अलग-सी धारणा है पूरे हिंदुस्तान में। मतलब आप दिल्ली में जाके किसी को बताएँगे कि आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो पहले तो उसको वक़्त लगता है। वो इसको झारखंड समझ लेता है सबसे पहले तो, रांची को रायपुर समझ लेता है। तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए उसको ये बता पाना कि छत्तीसगढ़ सिर्फ़ एक पिछड़ा राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ नक्सलवाद नहीं है। तो उस धारणा को बदलने और ये बताने के लिए कि कितने अच्छे सामाजिक प्रयोग इन शहरों में, इन क्षेत्रों में चल रहे हैं,
इसके लिए हम चाहते थे कि एक रोड ट्रिप जैसा हम कंडक्ट करें, जिसमें हम पैन इंडिया से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और एप्लीकेशन इनवाइट कर उसमें से लोगों को चुनते हैं। करीब 16-17 के आसपास लोगों को हम लोग चुनते हैं। इन लोगों को लेके हम 10 दिन की रोड ट्रिप पे निकलते हैं। ये रोड ट्रिप छत्तीसगढ़ के सेंट्रल इलाके में, साउथ में, नॉर्थ में अलग-अलग स्पेसेस में जाती है। 10 दिन की रोड ट्रिप में हम 10 चेंज मेकर्स को पिक करते हैं। चेंज मेकर्स या तो इंडिविजुअल हो सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या तो कम्युनिटी हो सकती है। अच्छा। कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने इस बात की परवाह किए बिना कि उसका अखबार में नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीवी में उसके बारे में छप रहा है कि नहीं छप रहा है करके, उसके बावजूद वो लगातार काम कर रहा है क्योंकि उसका मिशन बहुत पावरफुल है। ऐसे लोगों से मिलना, इनके काम की सराहना करना, इनके काम को समझना, उनके चैलेंजेस को समझना, और ये जो 15 लोग चुने जाते हैं इस यात्रा के लिए, ये भी अपने आप में काफ़ी यूनिक लोग होते हैं। कोई किसी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, कुछ सीनियर सिटीज़न्स आ रहे हैं, मतलब बड़ा मिक्स एज ग्रुप रहता है, मिक्स प्रोफाइल्स रहती हैं। तो ये 15 लोग अपने साथ जो नॉलेज लेके आते हैं, जो विज़डम लेके आते हैं, ये एक्सचेंज होता है। ये जो नॉलेज पार्टनर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपना इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये बड़ा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और इसको कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन। जिस तरीके से मधुमक्खी परागकणों को एक फूल से चुन के कहीं दूसरी जगह लेके जाती है, वैसे मुझे लगता है कि ये जो 15 लोग आते हैं, यहाँ के आइडिया को हिंदुस्तान के अलग-अलग कॉर्नर्स में फैलाने की कोशिश करते हैं और अपना विज़न जो यहाँ पे देते हैं, तो जो इंसान ऑलरेडी काम कर रहा है उसको और बेहतर तरीके से कर पाए। इसको एक सीरीज़ के तौर पे साल में 2 बार हम लोग करते हैं, जिसमें तकरीबन हमने लगभग छत्तीसगढ़ के सारे क्षेत्रों को कवर किया हुआ है। साउथ छत्तीसगढ़ में बस्तर के दूरस्थ अंचलों तक भी हम लोग गए हुए हैं, चाहे वो सुकमा हो, अबूझमाड़ हो। नॉर्थ में हम लोग मान के चलिए अंबिकापुर और जशपुर मैनपाट की बेल्ट को हमने कवर किया हुआ है। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के बहुत कमाल के प्रयोग, मतलब जो हम खुद भी निकलते हैं तो जिस तरीके के अचंभित कर देने वाले प्रयोगों से हम रूबरू होते हैं, चाहे वो बिलासपुर का चलने वाला जन स्वास्थ्य सहयोग हो या दलिया राजरा का चलने वाला शहीद अस्पताल, जिसको मजदूरों ने बनाया हुआ है। इस तरीके के प्रयोगों से जब हम खुद सरप्राइज़ होके रूबरू होते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके बारे में जब धीरे-धीरे लोग जानेंगे, तो एक तो इनकी आइडेंटिटी और इनके काम करने के शानदार तरीकों से लोग जानकारी एकत्रित कर पाएँगे, और समाज और दुनिया में जो छत्तीसगढ़ की डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी है ना, वो नैरेटिव भी एक शिफ्ट हो सकता है। तो कोर आइडिया पूरा निर्माण यात्रा के पीछे ये था कि इस तरीके के लगातार आइडियाज़ को प्रोपेगेट करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, और यहाँ के शानदार एग्ज़ाम्पल्स को बता पाना कि किस तरीके के ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे भी चल रहे हैं। ओके, तो अभी कब होने वाली है आपकी ये? अभी हम इसको 2 वर्ज़न डेवलप कर रहे हैं। जनरली हर बार एक जनवरी-फ़रवरी के बीच में चलता था, लेकिन इस बार हमने तो उसको प्रीपोन किया हुआ था। अच्छा। ये पिछले वही हमारी सितंबर-अक्टूबर में एक यात्रा हुई है, जिसमें हम लोग फिर से साउथ बस्तर गए हुए थे। हम उसमें अभी एक रेज़िडेंसी प्रोग्राम भी एडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब जिसमें 5 दिनों की रेज़िडेंसी रहेगी कि जो भी एप्लीकेंट रहेंगे, वो जब चुने जाएँगे, तो उनको हम इनवाइट करेंगे एक जगह के पे वो रहें। दिन भर वो जो भी पॉलिसी पढ़ते हैं, उन पॉलिसीज़ का एक्सपेंशन, उस पॉलिसी का एग्ज़ीक्यूशन वो शाम को एक्सपीरियंस करने के लिए जा सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस साल मार्च-अप्रैल के आस-पास प्रपोज़ हो जाएगी। नाइस। तो मतलब अगर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसे क्या करना होगा? सिर्फ एप्लीकेशन रिलीज़ होते हैं हमारे अपने नेटवर्क के ज़रिए, और जितने भी मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ये मैसेज जाना चाहिए, जो भी रुचिपूर्ण लोग होते हैं उन तक ये मैसेज कम्युनिकेट होता है। अखबारों वगैरह के ज़रिए भी ये चीज़ प्रोपेगेट होती है, और वेबसाइट भी है निर्माणयात्रा.com, उसके ज़रिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, पुराना काम देख सकते हैं। और ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे लगता है कि ना, हमको शायद इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमको नहीं पता था कि कितना असर डालती होगी, कितनी चीज़ें बदलती हैं। लोग पूछते हैं ना कि हासिल क्या है? मतलब सिर्फ़ नैरेटिव बदल दे रहे हो, एक ठो 10 दिनों की यात्रा करके आप पूरे छत्तीसगढ़ का, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली के या बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से आने वाला कोई यंग बच्चा जब यहाँ आता है और वो लोरमी गाँव में किसी चलते हुए प्रोजेक्ट को देख के जाता है, तो उसका मन करता है कितना कमाल का प्रोजेक्ट है, वो 6 महीने के बाद वापस इसको जॉइन करने के लिए आ जाता है यहाँ। और यहाँ से काम को सीख के वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे बतेरे एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हुए हैं, जिसमें यहाँ से जाने वाले लोग कामों को और आगे बढ़ा रहे हैं, या वहाँ से आके यहाँ के सोशल स्पेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन जो धीरे-धीरे लगातार शेप ले रहा है। और ऐसे सारे सोशल एक्सपेरिमेंट जिनके पास हम लोगों को लेके आते हैं, उनको भी एक हौसला अफ़ज़ाई मिलती है हाँ। कि दुनिया जहान से आने वाले लोग इस तरीके के प्रयोगों को देख रहे हैं। तो छोटे-छोटे प्रयासों के ज़रिए सही, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे सही इरादे जो है ना, सही जगह पहुँच रहे हैं। जैसे आप भी बहुत ट्रैवल करते हो, तो क्या आपको लगता है कि ट्रैवल करने से, लोगों को मिलने से हम किसी कम्युनिटी को या ऐसे भी जनरल भी लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं रादर देन किसी चीज़ को पढ़कर पर्सनली एक्सपीरियंस करना बेटर होता है? मतलब अपने अनुभव से मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरा तो पूरा लाइफ़ का कोर्स ही यात्रा से बदला, क्योंकि अगर मैं शायद यात्रा नहीं करता जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र ये सारे अनुभव शामिल थे, तो शायद मैं ना तो इस बारे में जान पाता कि जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी के साथ के चैलेंजेस हैं, ना मैं कभी सोशल डेवलपमेंट स्पेस के जो फैक्ट्स हैं उनको रूबरू जान पाता। तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग तो एसेंशियल है ही, लेकिन आप महज़ अगर ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी इटिनरी टिक इन करनी है, या आपको अपना डेटाबेस सिक्योर करना है कि भाई इतनी जगह मैंने घूम ली, तो वो बहुत पर्पस ड्रिवन नहीं होता है।
आपकी यात्रा अगर किसी मकसद के साथ में हो रही है जिसमें लोगों से मिलना, लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानना, उनके बारे में और बेहतर समझना, ये अगर शामिल है तो मुझे लगता है ये सच में बहुत असर डालता है। मतलब अगर ये शायद वो एक्सपोज़र मेरे साथ में नहीं हुआ होता, तो नुक्कड़ आज इस फॉर्मेट में पहुँच नहीं पाया होता। नुक्कड़ का आइडिया ही नहीं आया होता मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है। वो सिर्फ़ अगर एक विज़िट टाइप की हो गई होती तो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती। लेकिन हर वो जगह जहाँ पे मैं गया, जब लोगों से मेरी बातचीत हुई, जब मैंने लोगों से सच में जानना चाहा कि उनके चैलेंजेस क्या हैं और बिना बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी अपने ज़हन में वो ना हम जो प्री नोशंस लेके चलते हैं कि हाँ, हाँ, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो बड़े शहर से आया हूँ, मैं तो इंग्लिश जानता हूँ, मैं तो समझता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ मतलब मुझे लगता है कि इसी दंभ की वज़ह से, इसी गुरूर की वज़ह से कि मैं पढ़े-लिखे संभ्रांत वर्ग से आता हूँ, मेरे घर में तो ठीक-ठीक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड जिसको मैं कहता हूँ ना कि वहाँ से आया हुआ हूँ। तो ठीक है, सोशल डेवलपमेंट स्पेस में जाएँगे, देखेंगे हाँ, गरीब परिवार और गाँव-वाँव के लोग हैं, जहाँ जो समस्या होगी, क्या है सॉल्यूशन देना, कनेक्ट करना हो जाएगा। तो मैं महाराष्ट्र का अंबेगाँव करके एक छोटा-सा इलाका है, वहाँ पे मैं रूरल इमर्शन करके एक एक्सरसाइज़ होती है, हमारे फेलोशिप में ये एक्सरसाइज़ थी, जिसमें आपको 7 दिनों के लिए किसी भी ऐसे गाँव में जाके रहना पड़ता है कि जब आप अपनी फेलोशिप शुरू करो उसके पहले, ताकि आप समझ सकें एनवायरनमेंट वगैरह कैसा होता है। अब मैं वहाँ पहुँचा लगभग अगस्त के शुरुआती महीनों में, शुरुआती हफ्ते में तो काफ़ी बारिश हो रही है और वहाँ जाके हमको रहना भी कम्युनिटी के साथ में ही है। जिस तरीके से जिन हालातों में कम्युनिटी रहती है, ऐसा नहीं कि आपने रूम ले लिया शहर में और अप डाउन कर रहे हैं, वैसा नहीं करना था। आपको जो वो खा रहे हैं, जैसा वो रह रहे हैं, जिन सुविधाओं में वैसे आपको रहना है। अब जब मैं पहले 2-3 दिन वहाँ तो काफ़ी बारिश थी तो 2-3 दिन तक निकलना ही नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन के बाद जब बारिश थोड़ी-सी थमी तो मैंने कहा कि एक बार अब वॉक इन करके देखते हैं गाँव के क्या हाल-चाल हैं। तो ऐसे ही आई वाज़ टेकिंग अ स्ट्रोल में घूम रहा था गाँव में तो मुझे ना एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने घर मतलब घर के बाहर खड़े हुए थे। वो लगभग घर बोलना मतलब उनके लिए तो घर ही था लेकिन देखने में टूटी झोपड़ी जैसी थी। मुझे इनवाइट करते हैं, मैं अंदर जाता हूँ तो वो अंदर जाके देखता हूँ कि कॉट के ऊपर एक उनका यंग बच्चा जो है लेटा हुआ है। मतलब एक पैरालाइज़ था, वो दिख रहा था कि हाँ, बॉडी पैरालाइज़ है उसकी 22-23 साल का यंग लड़का। तो मैंने पूछा अंकल कौन है ये? तो बोलते हैं वो उनका बेटा है, इकलौता बेटा है और ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का प्लेयर हुआ करता था, क्रिकेट खेलता था। लेकिन कहीं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में चोट लग गई तो उसके बाद से ये जितना हो सकता था उन्होंने इलाज कराने की कोशिश की। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपने बस का जो था सब कर लिया। तो वो बुजुर्ग बाप मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहता है इस उम्मीद के साथ में कि मैं बाहर शहर से आया हुआ हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। और मैं उस वक़्त मुझे लगता है कि नम था। वो नमनेस इसलिए थी क्योंकि मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं था कि यार मैं तो देख रहा हूँ कि इसके लिए क्या ही हो पाएगा, क्या सोच सकते हैं करके। तब वो जो सारा गुरूर मैं लेके चल रहा था ना कि मेरे को सब चीज़ों की जानकारी है, मैं सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, वो सब तब टूटा। और तब मुझे पता चला कि कितना अनअवेयर, कितना इग्नोरेंट और कितना हम लोग ना अपने-अपने कोकून में जीने वाले लोग हो जाते हैं। जब तक हम अपने शेल को, अपने दायरे को तोड़ के खुल के बाहर नहीं जाएँगे, जब तक हम अनबायस्ड होके उनसे मिलेंगे नहीं, जब तक इन अपने प्रेजुडिसेस से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक हमको पता नहीं चल पाता कि सच्चाई और हकीकत क्या है। तो वो मुझे लगता है कि यात्राओं के ज़रिए, लगातार संवादों के ज़रिए, लगातार इंटरेक्शन के ज़रिए ही बदल पाया। तो महज़ यात्रा तो नहीं, मतलब मुझे लगता है कि आपने अगर अपनी इटिनरी चेक करने के लिए यात्रा की है, तो वो शायद आपको नहीं बदल पाएगी। लेकिन आपकी यात्रा अगर सच में सीखने की यात्रा है, तो वो ज़रूर आपको कोई दिशा दे सकती है, जो मेरे साथ हुआ। आपने नुक्कड़ में कौन-कौन से कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है? हमने जब शुरू किया था तो हमने डेफ कम्युनिटी के सामने काम शुरू किया था और उसके पीछे मतलब वाजिब वजह ये भी थी कि एक तो मुझे एक कुरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है मिराकल कुरियर बॉम्बे में, जो डेफ कम्युनिटी के साथ में ही काम करती है। उनके यहाँ सारे हियरिंग इम्पेयर्ड वर्कर्स ही काम करते हैं। तो मुझे एक चीज़ ये हमेशा से लगती थी कि कोई भी मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं इनके साथ जब तक संवाद नहीं होगा तब तक हम इनके चैलेंजेस के बारे में जान नहीं पाएँगे। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो बहुत सर्विस सेंट्रिक होती है, यहाँ पे अगर हम सर्विस वाली स्पेसेस में इस तरीके की कम्युनिटी के बच्चों को एंगेज करते हैं, तो वो संवाद होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और जब आप इनके पोटेंशियल को, इनके कैलिबर को आमने-सामने देख पाएँगे, तो शायद आपका परसेप्शन के बारे में बदल जाए। और थोड़ा-सा मेरे लिए भी ये कन्वीनिएंट था क्योंकि मैं भी पहली-पहली बार शुरू कर रहा था। एकदम से मुझे लगता है कि मोटा डिसेबिलिटी वाले या किसी और फर्दर डिसेबिलिटी वालों के साथ काम करना मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता। तो अपना कन्वीनियंस भी देखते हुए, सेम टाइम पे ये समझते हुए कि कैसे इस चीज़ को हम प्रोसेस कर सकते हैं एफिशिएंटली, तो हमने हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी मेंबर्स के साथ सबसे पहले काम शुरू किया था। 13 से 15 तक लगभग 2 कैफ़े जब तक हमारे थे, तब तक हमने मूक-बधिर बच्चों के साथ ही काम किया। 2017 में जब हमने भिलाई में अपना पहला कैफ़े खोला, तो तब हमको ये लगता था कि यार 2-3 सालों से लगभग एक कम्युनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमने एक फॉर्मेट बना लिया है। कह सकते हैं कि क्रैक कर लिया है इस कोड को कि कैसे चीज़ें आसानी से हो सकती हैं कि कैफ़े भी आराम से चल जा रहा है, आने वाले गेस्ट को भी आपत्ति नहीं हो रही है और कम्युनिकेशन होने के अलावा इनको बढ़िया रोज़गार वगैरह भी मिल जा रहा है। लेकिन वो फ़िक्स फॉर्म मेरे लिए वो शायद फ़िक्स फॉर्मेट रेप्लिकेट करना बहुत आसान भी होता है कि बढ़िया ठीक है अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं।
लेकिन वहीं शायद मुझे लगता है कि डिफरेंस आता है, वही वही एक कोर सोच है जो नुक्कड़ को नुक्कड़ बनाती है, कि मुझे लगा कि नहीं, अगर लोगों ने स्वीकारा है हमारे एक्सपेरिमेंट्स को, तो क्यों ना और प्रयोग किए जाएँ। तो हमने 2017 में सोचा कि इस कम्युनिटी के अलावा और कौन-सी सप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिनके बारे में सच में लोगों के अंदर बहुत सारे प्रेजुडाइज़ेज़ हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में हमको हमेशा पता था कि हम सब कितने अनअवेयर हैं। हमको क्लू ही नहीं है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। जैसे आज की डेट में भी हम अगर पूछें कि ट्रांसजेंडर्स रहते कहाँ हैं, तो हमको कोई जवाब नहीं है। हमको उनके निश्चित ठिकाने नहीं पता है। अचानक से हमको सीज़नल दिखते हैं ये, और उसके अचानक से गायब हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई इनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो एक ऐसी कम्युनिटी जो आपके ही समाज में रहती है, लेकिन जितनी एलियन टाइप की है, जो आपके सामने जैसी बढ़ती है, तो आपकी पहली कोशिश होती है कि 10-20 रुपए देके आप अपना पीछा छुड़ा लें। इस कम्युनिटी से जब तक संवाद नहीं होगा, तो आप कैसे इनके बारे में मतलब जान ही नहीं पाएँगे। भिलाई वाला कैफ़े जब हमने शुरू करने का प्लान किया 2017 में, तो वहाँ पे हमने ट्रांसजेंडर्स को मेनस्ट्रीम करने का इरादा किया। लेकिन ये जितना अभी बोलने में आसान लग रहा है, जितना कम्युनिकेट करते बन रहा है, ये बहुत टफ काम था। क्योंकि पहला मुश्किल तो ये था कि ढूँढूँगा कहाँ? कहाँ मिलेंगे ट्रांसजेंडर, कैसे कम्युनिकेट करूँगा? तो फिर 1-2 नोन सर्कल के लोग थे, जिन्होंने पहले कभी पास में एचआईवी एड्स के ऊपर वर्कशॉप्स वगैरह ली थी, तो उनके नेटवर्क में ट्रांस कम्युनिटी मेंबर्स थे। तो उनके ज़रिए मैंने एक 50 ट्रांसजेंडर्स की गैदरिंग की। मैंने पूछा कि कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने डेरे बताए कुछ-कुछ, जिन डेरों में ये लोग रहते हैं, राठौर चौक के पास और कुछ-कुछ और जगहों में। तो वहाँ जाके वहाँ से लोगों को असेंबल करना, फिर एक स्पेस में मैंने 50 ट्रांसजेंडर की गैदरिंग की, तो एक कमरे में तकरीबन 50 ट्रांसजेंडर बैठे हुए हैं। और मैं वॉक इन कर रहा हूँ, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम प्रियंक पटेल है, मैं नुक्कड़ कैफ़े चलाता हूँ, जिसमें हम लोग पिछले 2-3 सालों से मूक बधिर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि भिलाई में कैफ़े लाएँगे, जहाँ हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और मुझे लगा कि ज़ोरदार तालियाँ बजेंगी, सब लोगों ने, वाह! क्या कमाल का ख़्याल है आपका। सबने मना कर दिया। किसी ने हाँ नहीं बोला, बोला नहीं हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसा बोरिंग सा मामला है। क्योंकि ट्रस्ट नहीं था, और उनको लगता था कि ब ये चीज़ें कभी काम नहीं करेंगी, इस तरीके के विकल्पों की कभी कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है करके। तो मैं बड़ा डिसहार्टन हो गया। मैंने कहा यार, मैं तो इतना उम्मीद लेके गया था कि चीज़ें काम कर जाएँगी, और मैं बड़ा होपफुली लेके मैं बोला कि आप देख के सोच के बताइएगा, आपको लगेगा तो। और काम शुरू किया हम लोगों ने तैयारी करने का। मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई पता चल जाएगा। ओपनिंग में 15 दिन 20 दिन बचे हुए थे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी की तरफ से। मैंने कहा यार, मतलब ये तो था कि अगर नहीं ही मिलेंगे ट्रांस, तो डेफ बच्चों के साथ तो हम कर ही रहे हैं, इसकी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एक प्रयोग करने का इरादा था, तो वेट करते-करते एक दिन अचानक से मेरे प्रिपरेशन चल रही थी भिलाई कैफ़े में, तो 5-4 ट्रांसजेंडर मेंबर आए। अपने पूरे वो जैसे अटायर वगैरह में रहते हैं, साड़ी-वाड़ी, लाउड मेकअप, और पूरे उसके, हाँ भाई किसने पूछा हुआ था यहाँ पे कौन रोज़गार देने की बात कर रहा था? मैं कहा नहीं, मैं पूछा था आपसे, और मैं कहा अरे आइए, स्वागत है। फिर वहाँ पे मुझे ये भी पता चला कि ये कम्युनिटी इतना ज़्यादा कॉर्नर्ड है, इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड है ना, कि अग्रेशन इकलौता टूल बच जाता है इनके पास में, अपने आप को सेफ, अपने आप को प्रिज़र्व रखने का। और उस वजह से हम सबकी इनके प्रति छवि बदल जाती है, हम सब इनको एक एक पर्टिकुलर लेंस से देखते हैं। तो ये जो इतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं ना, कि आमने-सामने होने के बावजूद भी हम इनको इतना ज़बरदस्त जज करते हैं, तो मुझे लगता है उसको तोड़ने के लिए ना संवाद बनना बहुत ज़रूरी था। और जब वो उस पहली मुलाकात के बाद मैं और एडमेंट हो गया था कि नहीं, करना ही है, मतलब ट्रांसजेंडर के साथ के प्रयोग को तो करना ही है। लेकिन सेम टाइम पे एक छोटा-सा स्केप्टिसिज़्म भी अंदर था कि यार जनरली मतलब जिस तरीके से सोसाइटी का पूरा नज़रिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति, कल के दिन बच्चे आते हैं कैफ़े में, वो घर जाके बताएँगे कि पापा आई बीन टू अ कैफ़े, वहाँ पे ऐसी कि मैं ट्रांसजेंडर वगैरह वहाँ पे सर्विस कर रहे थे। हमारे पेरेंट्स जिस तरीके की मना कर दे रहे हैं, ऐसी जगहों पे मत जाया करो, जगह ठीक नहीं होती हैं। तो ये रिस्क लग रहा था मुझे। लेकिन जैसे-तैसे मुझे लगता है कि उन 4-5 कमिटी मेंबर्स के साथ थोड़ा उनको ग्रूम करके, थोड़ा उनको समझाते हुए कि कैसा हॉस्पिटैलिटी में पोलाइटनेस इज़ द की, प्रेज़ेंटेशन, सर्विस वगैरह का क्या था। अब जैसे आप समझिए ना कि आपको उनकी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं करनी है, लेकिन आपको उनको ग्रूम भी करना है। आप अगर अपने लंबे नेल लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि एक एक्वायर एक पर्सनैलिटी है ना उनकी, तो आप लंबे, आपको पता है कि हॉस्पिटैलिटी में लंबे नाखूनों के साथ काम नहीं हो सकता। तो ये कम्युनिकेट छोटे-छोटे चैलेंजेस का बता रहा हूँ मैं, कहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। आप उनको चॉइस दे रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी मेंबर्स आइदर मेल और फीमेल, ट्रांस वुमन या ट्रांस मैन होके जाएँगे। तो उनको ये फ्रीडम देना, वो जैसा डिसाइड करें उसके हिसाब से फिर ड्रेसिंग उनके लिए एक्वायर करके देना। तो इन सब चैलेंजेस से गो थ्रू होते-होते हमने अल्टीमेटली उनको प्रेज़ेंट किया। ओके। और मुझे लगता है कि वो सारा स्केप्टिज़्म दूसरे दिन ही धुल गया। जो मेरे अंदर झिझक थी, जो मुझे लगता था कि चीज़ें शायद काम नहीं करेंगी। सेकंड डे मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज़ आ रही हैं, यंग्स बच्चे आ रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुनना चाह रहे हैं, हग कर रहे हैं, बर्थडे के गिफ्ट्स दे रहे हैं, ले रहे हैं। अरे! मतलब हमारे लिए वो बड़ा मैजिकल एक्सपीरियंस था। डर था ना कि पता नहीं काम करेगा, नहीं करेगा। वो बहुत बहुत वार्म्थ के साथ में बहुत बहुत पॉजिटिवली एम्ब्रेस किया उस पूरे आइडिया को लोगों ने, और बहुत मुझे लगता है कि मीडिया ने भी जिस तरीके से उसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि देश की पहली एक ऐसी स्पेस बिल्टअप हुई थी। भिलाई के लिए बहुत नया प्रयोग था कि भिलाई में इस तरीके के कोई प्रयोग हुए नहीं थे। एक तो एक फंक्शनल कैफ़े जहाँ पे आपको अचानक से ट्रांसजेंडर सर्विस करते हुए दिख रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि उसने हमको काफ़ी हौसला दिया कि हम फर्दर नई कम्युनिटीज़ के साथ में काम कर सकते हैं। फिर तो मुझे लगता है कि हर नया आउटलेट नुक्कड़ ने जब भी खोला, तो एक नई कम्युनिटी के साथ ही खोला है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के साथ हमने काम किया, हमने ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स के साथ में काम किया, एसएचजी की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों के साथ में काम किया।
फिर मुझे लगता है कि अभी बहुत रिसेंटली जो नुक्कड़ ने स्टोर अपना ओपन किया है जगदलपुर में, जिसमें हम सरेंडर नक्सल्स कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उस एक प्रयोग ने, जब डेफ कम्युनिटी से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाला हमारा ट्रांजिशन हुआ था, उस एक प्रयोग ने और उस प्रयोग की स्वीकार्यता ने हमको बहुत हौसला दिया कि ये प्रयोग किए जा सकते हैं और सोसाइटी स्वीकार करती है। तो पूरे नुक्कड़ की अभी तक के जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था आपके लिए? सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था, मुझे लगता है कि एक तो ये रहता है पूरी प्रोसेस में कि आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर या ट्रेन्ड रिसोर्सेज नहीं है ना। आप जिन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं उनको सबको आपको स्क्रैच से तैयार करना है। हाँ। तो वो एफर्ट आपके हर बार हर जगह नए सिरे से शुरू होंगे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आपके पास बना बनाया पूल है, वहां से आपने लोगों को ले लिया, तो आपका काम कभी आसान नहीं होगा। आपका काम हमेशा स्क्रैच से ही शुरू होता है। दूसरा, मुझे लगता है जो पिछले 10 सालों की जर्नी के बाद आज मुझे लगता है कि नुक्कड़ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना कि नुक्कड़ एक एक मसीहा जैसी जगह के तौर पे एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ, ये लोग तो ये काम कर लेते हैं। वो मैसेज ना लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पे नहीं लिया। मतलब प्रियंक पटेल का नुक्कड़ खोलने का इरादा कभी इसलिए नहीं था कि प्रियंक चाहता है कि भई मेरी वाहवाही हो जाए, मेरे दीवार पे राष्ट्रपति पुरस्कार टंग जाए और मुझे लोग बोलने लगे कि यार कितना कमाल का काम करता है। मैं तो ये चाहता था कि मेरे किए गए काम से प्रेरणा लेके आप भी ये सब दरवाजे अपने खोल दें। आपका भी जब जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन होता है तो उसमें बैरियर किसी टाइप का ना हो, और कोई भी अगर अप्लाई करे जॉब के लिए तो आप अपने सिस्टम में थोड़ा चेंजेस करके उसके लिए स्पेस बनाएँ। दिस डिडन्ट हैपन। और ख़ास तौर पे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बिल्कुल नहीं हुआ जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। तो इन 10 सालों के चैलेंज ने हमको तो तैयार कर दिया कि हमने अपने मॉडल को वैसा रेडी कर लिया, हम इस चीज़ को आसानी से करते जा रहे हैं। इसने हमको अपलॉड भी बहुत दिया, लोगों ने तालियाँ बजाई हमारे लिए, हमारे को बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, ढेरों एप्रिसिएशन आया, अखबारों में खबरें छपती रहती हैं। दिस डिडन्ट टर्न इंटू एक्शन। इसने लोगों को ना उतना इन्फ्लुएंस इंस्पायर नहीं कर दिया कि लोग अपने साथ भी अपने ऑपरेशंस स्पेसेस में, अपने जॉब्स में या जो भी जहाँ पे भी उनकी गुंजाइश लगती है, वहाँ पे इस चीज़ को एटीट्यूड बदल के एक्सपोज़ करना शुरू कर दें। वो मुझे लगता है उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। मैं मतलब डायरेक्ट सोसाइटी को ब्लेम करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि उसके पीछे वजह ये है कि शायद लोगों को सच में बहुत आसान तरीका नहीं पता कि कैसे इसके अराउंड काम करेंगे, वो टूल्स क्या हो सकते हैं, किस प्रोसेस के तहत हम इनको हायर करेंगे, कहाँ मिलेंगे इस तरीके की कम्युनिटी के लोग, और अगर ट्रेन नहीं मिलेंगे तो ट्रेनिंग की कॉस्ट हम लोग कैसे बेयर अप करेंगे। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं, लेकिन जहाँ पे भी किसी ने भी इंटेंट लगा के एफर्ट डाले, उन लोगों ने कभी अगर नुक्कड़ का एक्सेस किया है, जो भी किया है ना, तो वो हुआ। इसकी मैं मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा-सा एक चूक या तो नुक्कड़ की अपनी समस्या मान लीजिए उसको, कि नुक्कड़ जिस तरीके से काम किया, लोगों को लगा कि नहीं यार ये इन्हीं लोगों के लिए सूट करता है, ये लोग काम कर सकते हैं, ये हमारे लिए तो फिटिंग नहीं है। लेकिन इरादा मेरा यही था कि महज़ एक ना इंस्पिरेशनल स्पेस बन के ना रह जाए कि लोग आए, हाँ तुम अच्छा काम करता ब्रो, तुम अच्छा काम करते रहो करके, हम तो चले अपनी जगह, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब उस चीज़ से मुझे अभी मतलब मुझे लगता है कि 10 साल बीत जाने के बाद मेरा वर्ज़न अचानक से मुझे लगा कि यार ये कैसा हो रहा है? मतलब लोगों को ये क्यों लगता है कि सिर्फ़ हम ही ये काम करते रह सकते हैं? मतलब इस चीज़ को तो रेप्लिकेट होना चाहिए। मतलब मुझे ये रेयरिटी नहीं, कॉमन चीज़ें दिखनी चाहिए। मैं किसी भी रेस्टोरेंट कैफ़े में जाऊँ, मैं किसी भी रिटेल स्टोर में जाऊँ, किसी भी मार्ट में जाऊँ, वहाँ पे मुझे इस तरीके के लोगों की बहुतायत दिखनी चाहिए। मतलब आपका, और ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है प्रयोग, प्रयोग हो रहे हैं। आप जियो स्टोर देखें, कोई भी रिटेल मार्ट देखें, स्मार्ट देखें, कहीं पे भी देखें, वहाँ पे आपको बच्चे ऐसे दिखने शुरू हो जाएँगे। लेकिन ये अभी भी ना रेयर है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका वॉल्यूम अभी भी बहुत लिमिटेड है, और अग्रेसिव एफर्ट इस दिशा में नहीं लग रहा। जैसे नुक्कड़ के कोर इंटेंट भी है कि हमारी जॉब प्रोफाइल खुलती ही इस कम्युनिटी के लिए है, और अगर फिटिंग कैंडिडेट मिलते जाएगा तो हम फिल अप इससे कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा-सा अगर कम्युनिटी और सोसाइटी इस दिशा में और अग्रेसिव एफर्ट डालना शुरू कर दें ना, मतलब इंटेंटफुली, प्रूव करने के लिए नहीं कि हाँ, देखो हम भी इंक्लूसिव हैं, वो उस इरादे से नहीं। इस बात से कि ये सच में काबिल लोग हैं और आपको इनकी काबिलियत पे यकीन करना है। मतलब मुझे नहीं लगता कि नुक्कड़ ने किसी को भी इसलिए बस जॉब दे दी है क्योंकि वो डिफरेंटली एबल या डिसेबल कम्युनिटी से आता है। हमने उनको इसलिए जॉब दी क्योंकि वो काबिल लोग थे। अगर 10 पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट नुक्कड़ को अप्लाई कर रहे हैं तो हम सारे 10 को हायर नहीं कर लेंगे क्योंकि हाँ, नुक्कड़ तो बड़ा सोशल एंटरप्राइज है। भई फिटिंग 4 लोग एक्वायर करेंगे जिनका पोटेंशियल हमको दिखता है, ताकि बचे हुए 6 को इस बात का एहसास हो जाए कि उनको अपनी स्किल पे और काम करना है, तब वो फिटिंग एनवायरनमेंट में आ पाएँगे यहाँ पे। तो ये कम्युनिकेट हो पाना, और सोसाइटी इस मैसेज को कैसे बियॉन्ड चैरिटी लेके जाए, कैसे इस पूरे मैसेज को बियॉन्ड इंक्लूसिव, मुझे लगता है कि इंक्लूसिव भी ना आजकल बहुत ऑब्सोलीट टर्म होने लगी है कि लोगों ने अपने कैंपस में हर टाइप की कम्युनिटी के लिए जॉब ओपन कर दिया और अपने आप को इंक्लूसिव बोलना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि इक्वालिटी शुड बी द न्यू थिंग, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब है कि आपने सबको बराबर मौके भी दिए हैं ग्रो करने के। उस पे अब एफर्ट डालने की ज़रूरत है। इंस्पिरेशन तो मुझे लगता है कि लोगों को जितनी मिली, उसको अब एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और अब वो सिर्फ़ कि हाँ, ये रेयर एक्सपेरिमेंट्स हैं जो नुक्कड़ जैसे कुछ एक लोग ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस सोच को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ये हैज़ बीन अ बिगेस्ट चैलेंज, मुझे लगता है कि इसको एक्शन में कन्वर्ट कर पाना नुक्कड़ के लिए बड़ा चैलेंज रहा। सो नुक्कड़ में आपने अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ काम किया जिनका बैकग्राउंड भी अलग होता होगा, उनका स्किल सेट भी अलग होता होगा। जी। तो उन्हें ट्रेन करना, फिर उन्हें उस काम में एंगेज करना, ये कितना डिफ़िकल्ट हुआ आपके लिए?
ट्रेन करना डिफ़िकल्ट तो नहीं था मुझे लगता है, लेकिन चूँकि हर बार एक नए तरीके को आज़माना पड़ता है। जैसे अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी से या पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के साथ में काम कर रहा हूँ, तो ये एसेंशियल हो जाता है कि मैं साइन लैंग्वेज को अपना टूल बनाऊँ, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन और साइन लैंग्वेज एक एसेंशियल टूल हो जाते हैं। बाकी मुझे लगता है कि लगभग जैसे जब हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कम्युनिटी मेंबर के साथ में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ईज़ी टू डू और ख़ास तौर पे बहुत फ़िक्स फ़ॉर्मेट वाले एक्शनेबल काम उनको दिए जाए। और हम मतलब मैं इसमें अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि प्रोफ़ेशनल एफिशिएंसी है हमारी कि हम हर कम्युनिटी के साथ काम कर लेते हैं। लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं कि कैसे इसको इस फ़ॉर्मेट में फ़िक्स किया जा सकता है और क्या कन्वीनिएंट आइडिया उसका अराउंड हो सकता है। हम सिस्टमैटिक चेंज करने में यकीन रखते हैं। अगर मैं कल के दिन किसी ड्रॉप बच्चे के साथ में काम कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके हिसाब से अडैप्टिव एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल जाए, उसके एक्सेस में चीज़ें आ सकें। उसके लिए सर्विस एक फिटिंग काम है कि वो कैशियर का काम अच्छे से कर सकता है, कि वो अकाउंटेंसी का काम अच्छे से कर सकता है, ये हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं। और कोशिश हमेशा ये होती है कि जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, उनके लिए सबसे कन्वीनिएंट जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है, उसके अराउंड काम किया जाए। एक जो प्रोसेस नुक्कड़ आज़माता है, वो ये है कि 45 दिन का बेसिक हम लोग ट्रेनिंग टेन्योर लेके चलते हैं, जिसमें किसी भी, क्योंकि सारे जो बच्चे नुक्कड़ में जॉइन करते हैं, ये लगभग उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ फॉर्मल एजुकेशन या लाइवलीहुड स्किल सेट ये कुछ भी इनको मिला हुआ नहीं रहता है। आस-पास के गाँव से आ रहे हैं या रेफरेंस से आ रहे हैं। प्रिलिमिनरी एजुकेशन भी कभी-कभी मिला हुआ नहीं रहता है जिन क्षेत्रों से ये लोग आते हैं। तो ये समझ पाना या एक्सपेक्ट कर लेना कि इनको मिनिमम तो आता होगा, वो कभी होता नहीं है। तो स्क्रैच से शुरू करवाना, तो हम इनको किचन में एक वक़्त बिताने के लिए टाइम देते हैं, 10-15 दिन का टाइम किचन में बीतता है। सर्विस में जब ये आते हैं, तो इनको कोई सीनियर जो इन्हीं की कम्युनिटी से है, जैसे डेफ कम्युनिटी का कोई बच्चा डेफ कम्युनिटी के किसी बच्चे को गाइड कर रहा है, तो उस गाइडेड फॉर्मेट में ये 10 से 15 दिन तक काम करते हैं। 30 दिन का काम पूरा हो जाने के बाद में फिर एक स्किल असेसमेंट होता है, जिसमें हम इनसे दोबारा पूछते हैं कि एक प्रोफ़ाइल इनके पास में सर्विस वाली है, जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है, और किसी प्रोफ़ाइल में क्या इनका इंटरेस्ट है। क्या ये किचन में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या सोविनिर स्पेस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे, जो भी अलग प्रोफ़ाइल इनके लिए डिफ़ाइन हो सकती है। वहाँ से फिर आइडेंटिफ़ाई होने के बाद में इनको उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए तैयार किया जाता है। तो इनिशियल एक्सपोज़र तो पूरे रेस्टोरेंट का जो बेसिक फॉर्मेट है उसके अराउंड होता है, सारों का मतलब सारी चीज़ों का, कि कटलरी किस-किस फॉर्मेट में जाती है, डिशेज़ कैसे जो बेसिक हॉस्पिटैलिटी के नॉर्म्स हो जाते हैं। इस पूरी चीज़ में लेकिन जो चीज़ सबसे कमाल हो जाती है, जिसका हमको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी इंटेंजिबली तरीके से निकल के आ जाएगी। आप मानिए कि जब एक ट्रांसजेंडर और एक डेफ एक ही कैंपस में एक फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो इसके पहले सोसाइटी में एक ट्रांसजेंडर डेफ को नीची नज़रों से देखता था कि अरे ये तो सुनता-बोलता नहीं है, इसको तो ये पता नहीं है। एक डेफ एक ट्रांसजेंडर को छोटी नज़रों से देखता था कि अरे ये तो कहाँ, ये तो अपनी-अपनी इस ज़िंदगी जीते रहते हैं, कोई इनको इज़्ज़त नहीं देता, ये वो करके। लेकिन जब ये एक साथ आते हैं कैंपस के अंदर ना, तब इनको अपने एक-दूसरे के चैलेंजेस पता चलते हैं। तो हम एबल बॉडीड लोग, या हम वो लोग जो एक एक अपने आप को एक डिफरेंट सोसाइटी बोलते हैं, हमको इनके चैलेंजेस दिख जा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने तो उस तरीके से अपने आप को प्रिविलेज वाले बैकग्राउंड से देखा हुआ है। लेकिन वो कम्युनिटी जो खुद अपने आप को हाशिए पे लेके चलती है, जब दूसरे हाशिए पे जीने वाली कम्युनिटी के लोगों से रूबरू होती है, तो इनका पूरा परसेप्शन बहुत बेहतर तरीके से बदल जाता है, और वो जो सिंक्रोनाइज़ेशन है, वो अनपैरेलल्ड है। मतलब यहाँ से निकलने के बाद भी कोई ट्रांस कम्युनिटी मेंबर जब सोसाइटी में जाता है, तो उसका परसेप्शन टोटली बदला हुआ रहता है, टुवर्ड्स डेफ कम्युनिटी, टुवर्ड्स डेफ कम्युनिटी मेंबर। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंटेंजिबल आउटपुट जो नुक्कड़ के ज़रिए हासिल हुआ है। इसके बियॉन्ड हर नई कम्युनिटी जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है कि चूँकि मेजर वर्कफ़ोर्स हमारे यहाँ की हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो साइन लैंग्वेज नुक्कड़ का एक बहुत पावरफुल टूल है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इर्रेस्पेक्टिव कि आप शेफ़ हैं, कि आप सर्वर हैं, कि आप मैनेजर हैं, आपको साइन लैंग्वेज सीखनी ही है। मतलब आपके इंक्रीमेंटल प्रमोशन और आपकी ग्रोथ के लिए साइन लैंग्वेज में एफिशिएंसी आपका एक बढ़िया एक वो बन जाता है, नॉलेज टूल बन जाता है। और वो मुझे लगता है कि यूज़फुल भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ज़रिया भी हो जाता है, और उसके ज़रिए मतलब मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो हेड शेफ़ है, उनको साइन लैंग्वेज सीखने की कायदे से ज़रूरत नहीं ना, वो तो अपना हाँ। काम करके चले जाएँगे। मतलब वो जब बैंगलोर में सारा कुछ काम करते हैं, उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी, तो नाउ ही इज़ इक्विप्ड इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, और मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक स्किल सेट के तौर पे भी काम करता है, कि सिर्फ़ यहाँ ही नहीं कि नुक्कड़ अकेले के लिए। वो एक टूल, वो एक प्रैक्टिस उनकी हो गई, जिसके ज़रिए अब उनका पूरा परसेप्शन बदला हुआ सोसाइटी को लेके। तो आने वाले गेस्ट जितना बेहतर बदलाव लेके नुक्कड़ से जाते होंगे, वो तो एक चीज़ है। मुझे लगता है कि नुक्कड़ की जो टीम है, नुक्कड़ के वो लोग जो नुक्कड़ का हिस्सा ऑलरेडी हैं, वो भी हर बार बेहतर होते जाते हैं, हर बार इवॉल्व होते जाते हैं। मैं खुद मतलब मेरी सोच मुझे लगता है कि नुक्कड़ शुरू होने के पहले गूंगे बहरे को कौंधा बहरा सुन लेना, बोल लेना, ट्रांसजेंडर को हिजड़ा छक्का बोलते जाना, इनके बारे में हँसी मज़ाक करते जाना, तालियाँ पीट, ये सब हम सबका, क्योंकि कंडीशनिंग वैसी है। किसी ने भी हमको नर्चर है इसके बारे में सिखाया नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होती है, जब तक इंटरेक्शन नहीं होता, जब तक सच में चैलेंजेस पता नहीं चलते हैं कि इंसान कितने तरीके की मुश्किलों से निकल के यहाँ तक पहुँचा है, हाँ। तब तक हमारा परसेप्शन बदलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी इवोल्यूशन, मेरा भी लगातार बेहतर होते जा रहा है, वो इस कम्युनिटी के साथ ही हुआ है, जब मैंने लगातार इंटरेक्शन किया है। और हमारे यहाँ काम का मतलब सिर्फ़ इनको फिक्स काम दे देना नहीं कि ठीक है भाई, तू टेबल पे हाँ। खाना दे दे, वो कर दे।
ये जानना कि ज़िंदगी में और क्या चल रहा है, यार दोस्त कौन-कौन है, परिवार में कौन-कौन है, इसकी शादी हो गई कि नहीं हो गई, घर में क्या-क्या चल रहा है, खेती कितनी है। इस तरीके का ओपन कन्वर्सेशन है। ये बताना कि ट्रम्प आज की डेट में क्या कर रहा है और मोदी जी आजकल क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें बताना भी अपने आप में एक कन्वर्सेशन का टूल है। मतलब सिर्फ़ अपने काम की बातें करके निकल जाने वाला पर्पस नहीं है। मतलब साइन लैंग्वेज या वो लैंग्वेज जिसमें ये कम्युनिटी कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में इंसान की ज़िंदगी की बातचीत करना, वो रियल लेवल में इंक्लूजन और इक्वालिटी है। मतलब सिर्फ़ अपना काम निकलवा लेना और उनको तनख्वाह दे देना, मैं तो कभी बोलता भी नहीं हूँ। और मैं चाहता भी नहीं कि नुक्कड़ एक महज़ एम्प्लॉयमेंट देने वाले ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पे जाना जाए। नुक्कड़ शुड ऑलवेज़ बी नोन एज़ अ स्पेस जहाँ हर एक इंसान को उसका प्रॉपर स्पेस मिली हुई है, जहाँ वो अपनी आइडेंटिटी के साथ में आ सकता है, अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकता है। तो नई कम्युनिटीज़ का ऐड ऑन होना और आपस में इनका एक-दूसरे के चैलेंजेस को जानते हुए बेहतर होना, जहाँ मैं खुद भी बेहतर हूँ, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक कोर पावर है नुक्कड़ का। एंड आई फील जो जितने आपके नुक्कड़ में लोग आते हैं, वो भी शायद थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज अरे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है आपने अगर 3 विज़िट कर ली है नुक्कड़ में, तीसरी विज़िट के बाद मुझे लगता है कि आपको फिर पेपर पे ऑर्डर देने की ज़रूरत कम होती चली जाएगी। या तो आप समझाने में बेहतर होने लगेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ के बच्चे समझने में बेहतर होने लगेंगे। वो खुद ब खुद समझ जाएँगे आपको चीज़ें क्या चाहिए क्या और वो कोशिश ना इंटेंशनल भी है। मतलब यार आप मान के चलो जनरली कैफ़े का आइडिया क्या है? किसी भी कैफ़े रेस्टोरेंट में आप जाते तो द सोसाइटी वांट्स टू फील यू लाइक अ किंग नो कि हॉस्पिटैलिटी का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको भैया पूरा आदर्श हम ज़िंदगी बिताएँगे। आप आएँगे, आपके पास ऑर्डर लेने के लिए बंदा आएगा, आपसे ऑर्डर पूछेगा, पानी का ग्लास ला के रख देगा, फट से आपको ऑर्डर ला के रख देगा, मे आई ब्रिंग एनीथिंग एल्स सर ऐसा पूछता हुआ चला जाएगा। नुक्कड़ में आप आ रहे हैं, आपके जूते आपको बाहर उतारने हैं, आप अंदर जाके ज़मीन पे बैठे मतलब फ्लोर पे बैठ रहे हैं, फिर आप वेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कौन है यहाँ पे, तो एक बच्चे को आप हाथ हिला रहे हैं तो ऑर्डर लेने आ रहा है। ऑर्डर भी लेने नहीं आ रहा, आपको ऑर्डर अपने हाथों से पेपर पे लिख के देना है, फिर ऑर्डर प्रोसेस करके ला रहा है। दिस इज़ अ हर्डल। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नॉर्म्स के खिलाफ है ये, मतलब ये स्टैंडर्ड तोड़ने वाली चीज़ है। इस सब के बावजूद तो 13 साल से कोई चीज़ चल रही है ना, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ मुझे लगता है कि इस सब के बियॉन्ड कुछ है। दिस दिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी कनेक्शन की बात होती है, जो इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, जो अपनेपन की बात होती है ना, दैट इज़ द बिगर पावर जो लोगों को होलसमनेस ऑफर कर पाता है। वो मुझे लगता है कि आपके एसओपीज़ के बियॉन्ड काम करता है। आपने कितने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना रखे हैं, कितने आपने आदर्श स्थापित करके उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि लोगों को जितनी वार्म्थ, जितना घर जैसा माहौल, जितना अपनापन हमारी कम्युनिटी, हमारी टीम के लोग दे पाते हैं। क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि यार रायपुर शहर के किसी भी रेस्टोरेंट के स्टाफ को आप आपस में शफ़ल कर दो ना, एक वेटर को कहीं और वेटर में, तो कुछ फ़र्क किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे यहाँ के बच्चों को ऐसा नहीं कि स्पेशली एबल है करके बस, आप यहाँ के किसी बच्चे को किसी भी रेस्टोरेंट प्लेस करोगे ना, तो जो एनर्जी वो बीम आउट करते हैं, जिस तरीके की वार्म्थ और कंपैशन उनके अंदर से निकल के आता है, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं मुस्कुरा के आपकी टेबल पे खाना दे रहे हैं कि उनका स्टैंडर्ड ये उनको कहता है। वो सच में चाहते हैं कि आप यहाँ से बेहतर अच्छा महसूस करके जाएँ, क्योंकि उनके लिए वो एक्सटेंडेड घर है। उनके घर का ओपन दालान जहाँ चाहते हैं कि आपका स्वागत है और आप अच्छा महसूस करके जाएँ। मतलब उनके प्रोटोकॉल के लिए नहीं मुस्कुरा रहे, वो सच में जेनुइनली आपके लिए खुश हैं कि आप यहाँ से अच्छा महसूस करते हुए जाएँ। और ये मुझे लगता है ये हमारे कल्चर में इनग्रेन्ड है, मतलब वो मैंने सिखाया नहीं है, उसकी क्लासेस नहीं हुई, उसको कोर्स में से सिखा के नहीं बताया गया है। ये धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ है और अल्टीमेटली वो सबके अंदर पहुँच गया है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के बियॉन्ड भी हैं, जो नुक्कड़ में शामिल है और जिसके ज़रिए जो मुझे लगता है कि डिलीवर होती है हर आने वाले गेस्ट तक। एंड मैंने ये भी सुना है कि लोग आते हैं, बार-बार आते हैं और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो अपने स्पेशल डेज़ स्पेशली नुक्कड़ में सेलिब्रेट हाँ, हाँ, करते मतलब हैं। आप बार-बार आते की बात करें, मैं तो ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो दिन में कई बार आते हैं। मतलब और मैं पता नहीं क्यों इस बात पे शायद फ़क्र भी महसूस करता हूँ कि अक्सर हमारे पास रेस्टोरेंट या कैफ़े जाने की वजह होती है कि भाई ठीक है, आज ये तो मील एन्जॉय करने जाना है, बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बेवजह भी आते हैं लोग, मतलब ऐसे ही कैजुअली, भले ही पेट भरा हुआ है, भले ही आज दिन उदास गया, दिन अच्छा नहीं बीता, दिल दुखा हुआ था, मन नहीं कर रहा था बात करने का, तो भी आते हैं ना। रोने के लिए भी आते हैं लोग, वहाँ बैठ के सिर्फ़ वक़्त बिताने के लिए भी आते हैं लोग। मतलब मुझे लगता है कि एक स्पेस कैसे अपनी वार्म्थ लोगों तक डिलीवर कर पाती है, इसका लिव्ड एग्ज़ाम्पल है नुक्कड़ कैफ़े। आप जब भी विज़िट करेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ इसी नहीं कि हाँ, चलो ठीक है फूड अच्छा था करके चले गए या एनवायरनमेंट बहुत ही पॉज़िटिव था करके चले गए। दिस मुझे लगता है कि एक एसेंस है, एक एक वैल्यू है जो आपको ना डिलीवर होती है। तो आप उस वार्म्थ के लिए बार-बार खींचे चले जाते हैं, आपका वक़्त बिताने का मन करता है कैजुअली। मतलब मैं कहता भी हूँ कि मेरे यहाँ आपको आपकी टेबल पे क्रिएट किए गए बिल से जज नहीं किया जाता। मैं आपको इसलिए ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं दे दूँगा कि आपका 4000 का बिल है और आपको इसलिए जज कर दूँगा कि ₹40 का बिल बनाया आपने। 1 कप चाय लेके आप 2 घंटे बैठ जाइए, कोई भी बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि सर टेबल खाली कर दीजिए या लाइट पंखा बंद करके एसी ऑफ करके आपको इशारा नहीं करेगा कि आपको जाना चाहिए। दैट्स नॉट आवर कल्चर। हमने उसके लिए जगहें बनाई नहीं अपने यहाँ की, मतलब वो पर्पसली दैट्स योर स्पेस। मतलब रायपुर और भिलाई ने मिलकर नुक्कड़ बनाया है, प्रियंक की टीम ने नुक्कड़ नहीं बनाया है, लोगों ने नुक्कड़ को बनाया हुआ है। तभी तो जो वॉल म्यूरल बना है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि आर्टिस्ट ने सोचा कैसे, क्योंकि लोगों ने उसको बताया। वो हमारी जगह नहीं, वो एक्चुअली लोगों की जगह है। लोग उसको अपने तरीके से चलाते हैं। डेफिनिटली एंड जब मैंने भी जितनी बार विज़िट किया आई फेल्ट द सेम थिंग। यस, यस, यस।
हॉस्पिटैलिटी इज़ अ सर्विस सेक्टर, लेकिन नुक्कड़ जब हम आते हैं तो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। वहाँ की चाय बोलो या फूड बोलो या एम्बियंस है, यही सब चीज़ें हैं जो लोगों को कनेक्ट करती हैं। सो ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से आपके दिमाग में था या ये इवेंचुअली ग्रो होते गया? इवॉल्व होता गया यार, मतलब हर बार हम सीखते गए हैं, अपनी खुद की कुछ गलतियों से हमने सीखा है, कुछ खुद को बेहतर किया है। एक बेसिक फॉर्मेट तो ये ज़रूर तय था कि जहाँ पे भी कन्वर्सेशनल स्पेसेस हैं, वहाँ पे हम उस कम्युनिटी के लोगों को प्लेस करेंगे जो अदरवाइज़ मार्जिन पे रहते हैं। ये इंटेंट कोर में था। अब जैसे समता कॉलोनी वाले नुक्कड़ में जब मैं बात करता हूँ कि 100% टीम जो है डेफ है, वहाँ पे शेफ्स भी आपको डेफ मिलेंगे, सर्वर्स भी डेफ हैं, कैशियर्स भी डेफ हैं। मतलब मुझे लगता है कि इफ आई एम नॉट ओवर क्लेमिंग, वो हिंदुस्तान का शायद इकलौता ऐसा कैफे होगा जो 100% डेफ बच्चे चला रहे हैं। अब ये शुरू में डिज़ाइन नहीं था, शुरू में किचन में वहाँ पे बातचीत करने वाले लोग थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर एक भी अपॉर्चुनिटी किसी टैलेंटेड बच्चे के ज़रिए जो इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे असिस्ट करने के लिए एक डेफ बच्चे ने बोला कि मैं किचन में काम करना चाहता हूँ, उसने काम करना शुरू किया, करते-करते सीखा, सीखते-सीखते बेहतर हो गया। शुरू में ना लोगों को झिझक रहती है कि यार किचन हैज़ार्डस स्पेस होती है, तेल है, आँच है, आग है, तो जनरली अगर आपको आपकी लिसनिंग एबिलिटी नहीं है तो ये शायद कहीं चीज़ नुकसान ना पहुँचा दे। बट देन यू वर्क अराउंड इट। आप फॉर्मेट बनाते हो, आप चीज़ें इवॉल्व करते हो, मतलब अदरवाइज़ तो हमारी सोसाइटी हमारे हिसाब से बनी ना। हाँ। हम मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, टू व्हीलर चलाने का लाइसेंस डेफ कम्युनिटी को इस नवंबर 2025 में इश्यू हुआ है। ओके। इसके पहले ये कम्युनिटी गिग वर्कर के तौर पे भी काम नहीं कर पाती थी क्योंकि आरटीओ और सारे नियम ये कहते थे कि भैया डेफ कम्युनिटी कैसे गाड़ी चलाएगी, इसको हॉर्न सुनाई नहीं देता, ये कितना डिपेंडेंट रहेगी करके। तो हम यहाँ तक अभी रुके हुए हैं। तो आप तो सोचिए कि जब तक हम सिस्टमैटिक चेंज ना करें, जब तक हम एफर्ट ना डालें, क्योंकि 1,68,00,000 डेफ बच्चे हैं हिंदुस्तान में। हमको सच में सोचना पड़ेगा इन सब के बारे में भी। इनको भी अपना करियर बनाना है, इनको भी ज़िंदगी जीनी है, ये भी हमारी समाज के हिस्से हैं। और ये तो मैं एक छोटा-सा नंबर दे रहा हूँ जो कि स्टैटिस्टिक्स भारत सरकार के होंगे। मुझे लगता है कि कई जो अनअकाउंटेबल जिनका नाम नहीं आया होगा, जिनका नंबर मेंशन नहीं होगा, ऐसे और लाखों लोग होंगे, अलग-अलग हज़ारों कम्युनिटीज़ होंगी, ट्रांसजेंडर मेंबर्स होंगे, सारे लोग होंगे। तो मुझे लगता है हर वो कम्युनिटी जो अपना राइट या अपनी अपॉर्च्युनिटी के चांस इसलिए खो देती है कि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से आती है, तो उसके लिए तो हम सबको कलेक्टिवली सोचने और काम करने की ज़रूरत है। वो नुक्कड़ ने जब इस पूरे फॉर्मेट को बनाया था तो प्राइमरली तो हमने सिर्फ डेफ के साथ काम करना शुरू किया, जब तक मुझे ये नहीं लगा कि शायद और कम्युनिटी के साथ में काम करना चाहिए। और हर बार हम इसको इवॉल्व करते चले गए। मतलब कई दफ़े हमारे पास ये रिकमेंडेशन आया कि यार आप पेपर में लिखने-विखने का काम अब तो खत्म कर दो, अब तो सब कुछ इतना टेक ड्रिवन हो गया है। वो टेक में आप बोलोगे वो ही कर देगा। मैंने कहा यार हो तो जाएगा, चीज़ें एफिशिएंटली हो भी जाएँगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो ओल्ड स्कूल चार्म है ना, जिसकी वजह से वो बच्चा कम से कम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपके पास में इंटरेक्शन करने के लिए खड़ा हुआ है, जब तक वो गुंजाइश वहाँ पे बन पाती है। कंपल्शन तो है नहीं। मतलब मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि आपको इस डेफ बच्चे से बात ही करनी है, वो आप ही की चॉइस है, मतलब आपको ही करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो एक गुंजाइश हमेशा यहाँ पे बची हुई रहनी चाहिए। तो हर बार हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस से इसको इवॉल्व करने की कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की है। और हमने इस बात को कोर में रखा कि आपके ऊपर एज़ अ कंज्यूमर बर्डन नहीं आना चाहिए। आप जब नुक्कड़ विज़िट कर रहे हैं, तो आप बाहर निकलने के बाद किसी दूसरे बंदे को ये नहीं बोलेंगे, नहीं मैं गया तो था, मतलब कैफ़े विज़िट तो किया मैंने, पर यार वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है यार, वो तो बुलाता रहता हूँ, सुनते-वुनते नहीं है, वो सर्विस-वर्विस उनकी वो ढीले टाइप के, ये रीज़न नहीं बनना चाहिए। क्योंकि रीज़न एक कैफ़े के लिए तो डिमीन कर देगा, चल जाएगा, लेकिन इस पूरी कम्युनिटी को डिग्रेड कर देगा कि हाँ यार, ये लोग शायद फिटिंग नहीं है इस प्रोफ़ाइल के लिए। तो मुझे लगता है नुक्कड़ जैसे आइडिया का इसलिए भी सफल होना ज़रूरी है ताकि लोगों का ना इस कॉन्सेप्ट पे, इस तरीके के इंटेंट पे भरोसा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे फेल होने का डर इसलिए लगता है क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं फेल होऊँगा, क्योंकि फेल होना मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। वी कांट फेल एट ऑल। मतलब मुझे लगता है कि नुक्कड़ का कोई भी स्टोर अगर हमने कभी बंद भी किया है तो हमारा वो रिलोकेशन था करके हुआ है। इसलिए नहीं कि अरे हमारे पास अब तो लोग नहीं आते, अब तो धंधा नहीं हो रहा करके बंद कर दे रहे हैं। तो इट्स अ नीड ऑफ द सोसाइटी। और मुझे हमेशा ये बिलीव रहता है कि सोसाइटी में बिना कंज्यूमर पे बर्डन बनाए हुए, बिना उसको इस बात का हर्डल दिए हुए कि नहीं भैया हमारा तो इंटेंट था, अब आप भोगो, मतलब आपको अब ऐसे ही इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। आपके कन्वीनियंस का, आपके कंफर्ट का हमको ध्यान रखना है, लेकिन तो भी एक बेसिक एफर्ट जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोशिश करिए साइन लैंग्वेज में बातचीत, मतलब आप साइन लैंग्वेज में बातचीत करेंगे तो दे विल फील गुड, द किड विल फील गुड। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, आप तो अपने पेपर में लिख देंगे, वो आएगा ऑर्डर लेके चला जाएगा, लेकिन आप अगर मुस्कुरा के थैंक यू बोल देंगे या कुछ आप कम्युनिकेट कर लेंगे, कैसे हो पूछ लेंगे उससे, तो ये आपका उसका रिश्ता, आपका सोसाइटी में उसके प्रति प्रेज़ेंस हर चीज़ बदल देगा। तो ये उम्मीद है हमारी होती है। और ये मुझे लगता है कि बहुत मुझे 8-10 लाख लोग जितने भी लोग आज तक नुक्कड़ आके गए होंगे, सब लोगों ने इस तरीके के एफर्ट डाले हुए हैं। बिल्कुल। अभी आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है बस्तर पांडु, जी। वो आपने सरेंडर्ड नक्सलाइट्स के साथ मिलकर आप जी। कर रहे हैं। तो इसमें बाकी कम्युनिटीज़ और इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? हाँ, डिफ़रेंस तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये लगा कि जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास में आया था, बस्तर पुलिस का कॉन्सेप्ट है एक तो ये, मतलब मुझे लगता है कि इनिशिएशन उनका है। और जगदलपुर शहर में एक
वो इंक्लूसिव कैफ़े खोलने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट था ये, कि सरेंडर किए हुए नक्सल्स और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के लोगों को रोज़गार मुहैया करा के एक स्पेस बनाई जाए। तो जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ उनकी शायद बातचीत हो रही थी, तो सारे ऑर्गेनाइज़ेशन मना करते थे कि नहीं, हम इस फॉर्मेट में काम नहीं करेंगे, ये तो हमको फिटिंग नहीं लगता। उन लोगों ने अपने रीज़न्स दिए होंगे। उनको फिर बस्तर पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को नुक्कड़ के बारे में पता चला कि हम ऑलरेडी कमिटीज़ के साथ में काम करते हैं। और मुझे जब इस आइडिया के बारे में पता चला तो मैं सरप्राइज़ था। मैंने कहा कि यार जनरली अगर हम जिन्हें नक्सल्स कह रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर मिशन को लेके मिनिमम रिसोर्सेज़ साथ में जंगलों में सालों-साल एक राइट। कमिटमेंट के साथ में जी रहे हैं। और पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक कमिटेड कैंडिडेट को ढूँढने में अपनी एनर्जी डालता रहता है। जब उसको कमिटेड लोग मिल रहे हैं जो अब दिशा बदलना चाहते हैं, अब नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसमें टिक करके काम करने में दिक्कत क्या है? तो हमने बिल्कुल विलिंगली कहा, मैं कहा, हाँ से बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत रिसेंट स्टोर ओपनिंग हुई है हमारी, 17 नवंबर को ही ये स्टोर ओपन अप हुआ है। और द प्रीमाइस इज़ वेरी प्रिटी। जो जगदलपुर का पंडुम कैफ़े, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। नाम भी हमने उसको पंडुम इसलिए दिया क्योंकि बस्तर गोंडली भाषा में पंडुम का मतलब ही होता है कि उत्सव, साथ में आना, ये जो फीलिंग होती है। और नुक्कड़ का कोर भी हमेशा से सेलिब्रेशन और कमिंग टुगेदर के ऊपर था। तो पंडुम वहाँ के लोकल लोगों को, बस्तर को, साउथ छत्तीसगढ़ को दिया गया हमारा ओट था कि किस तरीके से हम चाहते हैं कि लोग कनेक्ट हो पाएँ। और वहाँ पे हर, मुझे लगता है कि इन 2 कम मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अलावा, सैंडल एक्सेल्स के अलावा जो कैशियर है, कैशियर हमने हमारा डेफ कम्युनिटी का एक एम्प्लॉयी रखा हुआ है। मतलब जो कायदे से इनका घर जगदलपुर में था, वो पहले हमारे भिलाई स्टोर में काम करते थे। हमने उनको रिलोकेट करके उनके घर के पास पहुँचाया, और वो पर्पसली, मतलब कैशियर एक ऐसी पोज़ीशन होती है जहाँ पे आपका मतलब इंटरेक्शन होना ही होना है, बिलिंग से लेके हर चीज़ को लेके। तो आप इस कम्युनिटी के अलावा एक इंटरेक्शन और जो वहाँ पे कर सकते हो, हमारे उस इंटेंट के अराउंड, जिसके अराउंड नुक्कड़ पूरा बिल्टअप किया गया है। तो बहुत कन्वीनिएंट। और मुझे तो लगता है कि पिछले 12-13 सालों के नुक्कड़ के तजुर्बे में आज तक हमारा फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग इतना एफिशिएंट, इतना एरर फ्री कभी नहीं गया था जितना पन्नूम के साथ में गया। क्योंकि मुझे लगता है कि एरर्स होते हैं, हमेशा होते हैं। इस दिन भी एरर्स हुए काफ़ी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि सीएम सर आ रहे हैं इनॉग्रेट करने के लिए, पूरा मीडिया आया हुआ है और सारे नेता मंत्रीगण वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि जिस एफिशिएंसी से ज़िंदगी में पहली बार कैफ़े में ट्रे सँभालने वाले और डिशेज़ सर्व करने वाले लोग, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपोज़र नहीं, पूरी ट्रेनिंग, पूरा एक्सपोज़र, पूरी लर्निंग जो भी ये बस्तर पुलिस के ज़रिए वहाँ से लेके आए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव उनको पहली बार हो रहा था। और इतना रश और सारे वीआईपीज़, उनके बीच में अपने आप को एक तो सेन रख पाना, असेंबल रख पाना कि आप क्रम्बल ना कर जाओ, और प्रेज़ेंट करना अपने आप को उतना डिग्निटी के साथ, वो मुझे लगता है कि रिमार्केबल था। और मेरा ट्रस्ट और मजबूत हुआ क्योंकि डिस्पाइट ऑफ मी ऑलरेडी ट्रस्टिंग कि ये चीज़ काम कर जाएगी, वो आँखों के सामने देखना कि कैसे काम करता है, लोगों का परसेप्शन, लोगों का रिसीविंग उनके प्रति देखना, वो बहुत हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस है ओवरऑल हमारे लिए तो। तो जगदलपुर की जो नॉर्मल पब्लिक है, जनता जो है, वो कैसे इस चीज़ को ले रही है? बहुत अच्छे से नहीं, मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल हैं। पता नहीं, मेरा शायद ये भी टेक है कि इस पूरे मुद्दे को लेके शायद मैं जैसा पर्सीव कर रहा हूँ इसको, इंडिफरेंट हैं। मतलब ऑब्वियसली इंटेंट, कोर, वैल्यूज़ सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन बहुत इंडिफरेंट है। मतलब उनके लिए ये ठीक है कि एक पर्पस ड्रिवन स्पेस है, लेकिन वो वैल्यू कर रहे हैं उस पूरी जगह को, इंडिविजुअल्स को नहीं, कि हाँ, ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं तो इनके ऊपर फोकस करते हैं, वैसा नहीं है। वो बड़ा, और जिसको मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो नुक्कड़ या पंडुम जैसी जगह में आता है, उसके लिए वो पर्टिकुलर कम्युनिटी रीज़न नहीं होनी चाहिए कि हाँ, चलना यार देख के आते हैं डेफ लोग कैसा खाना खिलाते हैं, या चलना देख के आते हैं ट्रांसजेंडर कैसे सर्विस देते हैं, चलना देख के आते हैं सरेंडर नक्सल्स और नक्सल पीड़ित एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, ये रीज़न नहीं होना चाहिए। आपका रीज़न ये है कि मैं पंडुम जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा फूड चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, मैं वक़्त बिता के आऊँगा, या नुक्कड़ मैं इसी वजह से जा रहा हूँ। और ये मुझे लगता है कि सबसे फॉर्मेटेड, सबसे शानदार तरीका है किसी भी जगह को एक्सपीरियंस करने का। तो जब लोग इंडिफरेंट होके एक्सपीरियंस करने आते हैं ना पंडुम को, तो हमारे ऊपर से प्रेशर हट जाता है कि हमको फील गुड कराते हैं, क्योंकि नेचर में हमारे वो डिफ़ॉल्टनेस आ जाती है, और वो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दे रहा है। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से जगदलपुर रिसीव कर रहा है, मतलब 3 महीनों का रिस्पॉन्स तो मैं बता ही सकता हूँ कि इट्स मैजिकल। आपको हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अप्रोच किया था असेसमेंट के लिए। इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जी। तो वो क्या था और वो एक्सपीरियंस कैसा था? बेसिकली विलग्रो करके एक फाउंडेशन है जो सोशल एंटरप्राइजेस के इम्पैक्ट को समझना चाह रहा था कि जनरली हम जैसे वेंचर्स जब हुँ। शुरू होते हैं, तो ये हमारा तो मानना है कि भई इन सब चीज़ों से समाज पे असर पड़ रहा है, लेकिन वो असर है एग्ज़ैक्टली कितना? कितना क्वांटिफिएबल है, कितना उसको मेज़र कर सकते हैं? तो जनरली उसके टूल्स होते हैं, जो हमारे पास, हमारे एक्सेस में नहीं थे, हमारी समझ में नहीं थे, और ये इतना इंटेंजिबल होता है, ये मान लेना कि नुक्कड़ विज़िट करने वाले हर इंसान के अंदर वो 1% बदलाव भी हो रहा होगा। इसको कैसे क्वांटिफ़ाई करते हैं, कैसे इसको मेज़र कर सकते हैं, इसके लिए एक असेसमेंट उन्होंने किया था, जिसके लिए उन्होंने हमारे लगभग सारे स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो नुक्कड़ आने वाले कंज्यूमर्स हों, चाहे हमारे वेंडर्स हों, चाहे हमारे सर्विस स्टाफ्स हों,
ये पूछना कि उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव पड़ा, नुक्कड़ जैसी जगह अगर समाज में नहीं होती तो चीज़ों के प्रति उनका नज़रिया कितना बदलता, या वेंडर से ये पूछना कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। मतलब सोचिए ना कि वो जो सारे स्टेक होल्डर्स को काउंट करते हुए चल रहे हैं, और वो जब असेसमेंट आता है तो उससे हमको सच में पता चलता है कि जो हम डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं, कि चीज़ें काम कर रही हैं, उनका रिज़ल्ट हमको दिखता है। कि कैसे दीनदयाल साहू जब पहली बार नुक्कड़ में जॉब करने के लिए आते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं कि आप देखिएगा हमारा एक डेफ बच्चा है, इसका ख्याल रखिएगा, थोड़ा-सा ये है, थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड है। और 7, 8, 9 साल नुक्कड़ में काम करने के बाद में आज जब दीनदयाल साहू अपने घर में एक पैकेज ले जाके देते हैं, जब गाड़ी खरीद लेते हैं, जब मकान बना लेते हैं, शादी करके बच्चे के साथ घूमते हैं, तो वही पेरेंट्स कैसे उनके ऊपर प्राइड के साथ बात करते हैं, जो कभी एक लायबिलिटी हुआ करता था, आज के डेट में एक कह सकते हैं कि प्राइड हो जाती है। यही तो करना चाहते थे क्या? इसी के लिए तो डे 1 पे नुक्कड़ शुरू किया था, इसी के लिए तो वहाँ अम्बे गाँव के उस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए हम लोग निकले थे कि क्या हासिल हो पाएगा करके। तो मुझे लगता है ये अगर हासिल हो पा रहा तो हम मानते तो थे, लेकिन जब उस असेसमेंट के ज़रिए ये सब डेटा हमारी आँखों के सामने आया तो हमारा यकीन और मजबूत हुआ और पुख्ता हुआ कि हाँ यार, ये चीज़ें सच में काम कर रही हैं। और ऐसे और भी ढेर सारी केस स्टडीज़, मतलब नुक्कड़ के इनिशिएटिव्स कह रहा हूँ, नुक्कड़ के आइडियाज़ कह रहा हूँ, लगातार होती रहती हैं। चाहे वो बहुत सारे आईवी लीग्स में ये सब केस स्टडीज़ के तौर पे, आईआईएम इंस्टीट्यूट्स में केस स्टडीज़ के तौर पे जाता रहता है। और वो मुझे लगता है कि बेहतर है और ज़रूरी भी है, क्योंकि उससे एक तो हमको एक नया नज़रिया मिलता है कि किस तरीके से परसीव हो रहा है पूरा का पूरा मॉडल। क्योंकि हम तो मानते हैं हम अच्छे इंटेंट से काम कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से वो दिखता भी है, लेकिन डेटा जब उसके साथ में जुड़ जाता है, जब स्टैट्स उसके साथ में जुड़ जाते हैं, जब और एक नई नज़र उसके साथ में जुड़ जाती है, तो वो आपको और वैलिडेट कर देती है कि आपके इरादे सही दिशा में काम कर रहे हैं। और आपको प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला है, सो इस अच्छे काम के लिए। तो वो ये सबसे बड़ा अवार्ड रहा है आई फील। यस। सो उसको आपने कैसे लिया? मतलब क्या फ़ील हुआ? क्या कितना टाइम लगा इस चीज़ को प्रोसेस करने में? प्रोसेस एकदम सच्ची-सच्ची बताऊँ ना आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैं पता नहीं क्यों शायद बहुत ज़्यादा मैं हालाँकि ऐसा कह के मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वैल्यू नहीं रखती ये सब चीज़ें। डेफ़िनिटली वैल्यू रखती हैं, क्योंकि ये वैलिडेट करती हैं क्रेडिबिलिटी को, हमारे हमारे एफ़र्ट्स को। लेकिन मेरे को बहुत अफ़ेक्ट नहीं करती ये सब चीज़ें। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर जो नुक्कड़ आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा है, जिसकी सोच नुक्कड़ के साथ काम करने वाली कम्युनिटी के प्रति बदल जा रही है, ये अपने आप में मेरे लिए हर दिन मैटर करेगा ज़्यादा। किसी भी अवार्ड, किसी भी एक्लॉड, किसी भी रिस्पॉन्स की बनिस्बत। लेकिन चूँकि पैन इंडिया से आने वाले हर आवेदन को जब आप नापते हैं, तौलते हैं, जिसमें हर स्टेट अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजती है, जहाँ ऑलरेडी ऐसे प्रयोग चल रहे होंगे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के अराउंड काम कर, क्योंकि जो अवार्ड हमको मिला था, ये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का था। तो ओके। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक से और प्रिविलेज वो की बात हाँ, बहुत ये बड़ा प्रिविलेज हो जाता है कि एक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उस श्रेणी में 2020 में अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, तो वो मुझे लगता है कि एक एश्योर्ड क्रेडिबिलिटी है। वो एक हद तक तो आपके अब तक के किए गए काम को वैलिडेट करती है, दूसरा आपको एक नई ज़िम्मेदारी भी देती है कि अब आपको अपने दायरे को, अपने विज़न को लगातार मजबूत करते चलना है। और मुझे लगता है कि उसके बाद में हमने नई-नई कम्युनिटीज़ भी ऐड ऑन की, अपने ब्रांड को, अपने विज़न को भी ग्रो किया, और वो एक वैलिडेशन आ जाता है कि भई अब तक इनका किया गया काम वर्दी है, मतलब सही दिशा में काम चल रहा है। क्योंकि फेयर जजमेंट के थ्रू, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू हर स्टेट से जाने वाला नॉमिनेशन जब जजमेंट होता है, जब जूरी की नज़रों से गुज़रता है, तो कुछ तो उनको भी समझ में आया होगा कि भई ये एक आइडिया है, जिस आइडिया में क्रेडिबल चीज़ें हो रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक हमेशा ऐसा कोई भी अवार्ड, मतलब मुझे लगता है राष्ट्रपति पुरस्कार भी हो गया, हेलेन केller अवार्ड भी जब हमको मिला था। तो ये सारे अवार्ड्स कहीं न कहीं उस पूरे एफर्ट को जब वैलिडेट करते हैं, तो वो क्रेडिबिलिटी तो महसूस होती ही है। लेकिन सेम टाइम पे मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कोई भी मुझे लगता है कि ये बोलना मेरा कोई बड़ा बड़बोलापन नहीं हो जाना चाहिए कि हमें से कोई भी अवार्ड के लिए काम नहीं करता। हम लोग कभी इस दिशा में एफर्ट नहीं डालते कि इसके ज़रिए ये मिल जाएगा हमको। हर दिन मुझे लगता है कि हर दूसरा दिन जिस दिन नुक्कड़ अपना शटर ओपन करता है, उस दिन हमारे इरादे बिल्कुल वो हो जाते हैं कि जैसा पहले दिन हमने अपने आप को खोला था, कि आज आने वाले गेस्ट को अच्छा महसूस होना चाहिए। आज हमारी टीम के लोग बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आज हम लोग व्होल हार्टेडली लोगों का स्वागत करेंगे। ये मुझे लगता है कि 13 सालों से हर दिन की प्रक्रिया है। हर दिन नुक्कड़ का हर स्टोर जब ओपन होता है तो इसी इंटेंट से ओपन होता है, और ये मुझे लगता है कि हमको अब तक अपने अलाइन गोल के साथ में मैच करके रखा हुआ है। डेफ़िनेटली अवार्ड्स का मिलते रहना और मिलते रहेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन अवार्ड्स का मिलना एफर्ट्स को तो एप्रिशिएट करता ही है, लेकिन हमने कभी भी इसको इरादे में रखते हुए या उसके मिल जाने के बाद में कि हमारे अप्रोच में या हमारे एटीट्यूड में कोई भी बदलाव आ गया, वैसा कुछ भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी हमारी ज़रूर वैलिडेट हो जाती है। लोगों का एक नज़रिया थोड़ा-सा बदलता है कि भई प्राइवेट सेक्टर का एक छोटा-सा कैफ़े कैसे हाँ। बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड जीत के ला रहा है। मतलब स्टेट के लिए भी वो गर्व की बात थी, मतलब क्योंकि नेशनल अवार्ड स्टेट को भी मिल जाता है जब वो अवार्ड आता है तो। और बहुत लोगों के एफर्ट्स होते हैं उसमें। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके सामने बैठ के मैं ज़रूर बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कही की बात के पीछे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। है। वो सारी टीम, वो सारे लोग जो दिन-रात एक करके इसको बना रहे हैं, मतलब नुक्कड़ को नुक्कड़ बना रहे हैं। और जो मुझे एम्पलीफाई, मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहा है कि मैं अगर यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना पूरा कॉन्फिडेंस उनके द्वारा दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि ज़रूर वैलिडेट हो जाता है इन सारे अवार्ड्स के ज़रिए।
So how do you keep yourself grounded and rooted? हाउ डू आई कीप माई सेल्फ यार, क्योंकि मेरे आसपास मुझे लगता है कि बहुत बहुत हुनरमंद, बहुत कमाल के लोग हैं जिनको मैं हमेशा ग्राउंडेड और रूटेड देखता हूँ। मतलब आई हैव सीन पीपल विद इमेंस नॉलेज, इमेंस क्रेडिबिलिटी और इमेंस पोटेंशियल बीइंग वेरी हम्बल, बीइंग वेरी एक्सेसिबल, बीइंग वेरी रूटेड। तो उनके ज्ञान, उनके एफर्ट्स और उनके हासिल के आगे मैं अपने हासिल को तो बहुत छोटा मानता हूँ। तो मुझे जब वो लोग जब एक मेंटर के तौर पे, वो लोग जब एक गार्जियन के तौर पे देखते हैं, तो मैं अपने आप को तो कभी भी वहाँ तक नहीं पाता। और मुझे लगता है कि किस बात का गुमान आ जाना चाहिए? किस बात का गुरूर आना चाहिए? है ऐसा क्या है? मतलब शायद मुझे एक नज़र मिली, जिस नज़र ने मुझे वो ज़रिया दिया कि मैं नुक्कड़ के ज़रिए मैसेज कम्युनिकेट कर पाऊँ। इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसा विशेष काम, वी आर नॉट बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस के बारे में बातचीत होनी चाहिए। हम लोग स्टारबक्स या मैकडॉनल्ड नहीं हो गए कि हमारे दुनिया के हर कोने में स्टोर्स खुल गए हैं, या हमारी कमर्शियल सक्सेस से दुनिया का हर इंसान प्रेरित हो गया, वैसा भी नहीं है। 5,000 10,000 लोगों को भी एम्प्लॉय नहीं कर लिया, पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो वो भी कोई मसला नहीं है। जिस चीज़ पे फ़क्र है हमको, वो ये कि हमारे इंटेंट कभी डाइल्यूट नहीं हुए, कभी भी वो मतलब ग्रो करने के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हमने कभी भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वो असाइन्ड रहा है, वो अलाइन्ड है बहुत बहुत हद तक। और इनको मैं पता है ज़रूरी मानता हूँ, बड़ा नहीं मानता हूँ। और मैं नुक्कड़ से इंस्पायर होने वाले हर इंसान को बोलता हूँ कि ये, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा-सा ज़रूरी चीज़ है। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं तो कर नहीं सकता था, मैं तो इस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, ना तो हॉस्पिटैलिटी का एक्सपोज़र, ना किसी चीज़ का, सब कुछ पहली बार हो रहा है। हज़ार गलतियाँ हो जा रही हैं, अभी भी कोई एसओपी ऐसा नहीं बना इसको बड़ा रेप्लिकेट करते बन जाए। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। जो मैं कर रहा हूँ इतना ज़रूरी है कि कायदे से समाज के हर दूसरे इंसान को उसके बारे में सोचना और करना चाहिए, क्योंकि उसे मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में डेफ़ लोग थे, मेरे परिवार में ट्रांसजेंडर थे, या मैं गे कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता हूँ करके मेरा इंटेंट आ गया वैसा। लेकिन मैं सबको बराबर नज़र से देखता हूँ, तो वो नज़र अगर मेरे अंदर है, मैं अगर ऐसी सोसाइटी की अपेक्षाएँ रखता हूँ कि सोसाइटी जस्ट इक्वल और ब्यूटीफुल हो जाए, तो ये मुझे लगता है कि हम में से हर एक का ख़्वाब होना चाहिए, सिर्फ़ मेरा नहीं, मतलब ये तो जेनेरिक ख़्वाब होना चाहिए। तो उस दिशा में सब लोग प्रयास करें, और वो अगर उसका तो गुरूर तो नहीं आता, वो तो मुझे तो वो तो रखता ही है ग्राउंडेड। उसके लिए एफर्ट नहीं डालता, वो डिफ़ॉल्ट है। सो नाइस। जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आप चाहते हो कि और भी लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आएँ, ऐसे अलग-अलग कम्युनिटीज़ को अपॉर्च्युनिटीज़ दें, तो लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, इसके पीछे का आपको क्या रीज़न लगता है? अ, क्या मैं चाहता हूँ? डेफ़िनिटली मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि डे वन से वही इरादा है कि ये आइडिया सिर्फ़ एक इंडिविजुअल्स आइडिया बन के ना रह जाए, ये इंस्पिरेशन बने सोसाइटी के लिए, ताकि और महज़ मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ़ रेस्टोरेंट के फ़ॉर्मेट में, हर जगह जहाँ पे गुंजाइश बनती है। क्या ये हो रहा है? ये एक हद तक हो भी रहा है। आप जब देखेंगे तो पैन इंडिया में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं, जहाँ पे लोगों ने अलग-अलग मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी के साथ में, चाहे वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड क्यों ना हो, उनके साथ काम करना शुरू किया है। क्या ये कॉमन हो चुका है? नहीं। नहीं। क्या ये पॉपुलर नैरेटिव बन चुका है? नहीं। क्या ये लोगों को आसान लगता है? नहीं। क्या लोग इसको पोटेंशियल आइडिया के तौर पे देखते हैं? नहीं। नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है कि लोग सच में शायद अभी भी झिझकते हैं, अभी भी डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक तो अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ, लोगों का मुझे लगता है कि अभी भी ना बैरियर हटा नहीं है ज़हन से। अभी भी मुझे लगता है कि लोगों को ना पोटेंशियल पे ट्रस्ट नहीं आया है। उनको नहीं लगता है कि शायद ये अभी कम्युनिटी उतनी काबिल है, और अगर इनको कभी अगर अगर हम लोगों को लगता भी कि काबिल लोग हैं तो कहाँ मिलेंगे, रिसोर्सेज़ कहाँ हैं, वो पूल कहाँ पे है जहाँ से मुझे ये लोग मिल पाएँगे। तो मल्टी एस्पेक्ट्स के चैलेंजेस हैं। एक तो फिटिंग फॉर्मेट आपको नहीं पता कि कैसे आप एक्सेस करेंगे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और इस पूरी प्रोसेस में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चीज़ जो डाइल्यूट हो जाता है वो है इंटेंट। क्योंकि अगर आप करना चाहें और आप इरादा कर लें कि मैं इसके अराउंड काम करना चाहता हूँ, तो मैं तो बहुत बाद में आया, मुझे लगता है कि मुझसे पहले भी कई लोग थे जो इन इरादों के अराउंड काम कर रहे थे। इंदौर में अपना स्वीट्स था, और ढेरों ऑर्गेनाइजेशन जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो अपने कैंपसेस में, अपने इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके की कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे थे। मैं नुक्कड़ के ज़रिए जो प्रपोज़ कर रहा हूँ वो ये कि आप इसलिए नहीं रोज़गार देंगे कि आपको लगता है कि इनको रोज़गार देना आपके बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल है, कि लोग इसको पॉज़िटिव फ़ील गुड बिज़नेस के तौर पे देखेंगे। आप अपनी हर जॉब प्रोफ़ाइल जो आपके कैंपस से ओपन होती है, उसको आप न्यूट्रल कर देंगे। जिसके लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर कोई डेफ बच्चा अप्लाई कर रहा है तो मैं उसको मना कर दूँ, या कोई अगर फिज़िकली डिसेबल अप्लाई कर रहा है तो उसको मना कर दूँ। आप उनके हिसाब से अपने सिस्टम को अडैप्टिव बनवाइए। पोटेंशियल और कैलिबर देखिए, जहाँ लगता है आपको नर्चर करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ग्रूम करना पड़ेगा, तो वो करिए, क्योंकि
कुछ तो मदद हमको हेड स्टार्ट तो देना पड़ेगा, उनको गुंजाइश तो बनानी पड़ेगी। लोगों को शायद सिस्टमैटिक चेंज से डर लगता है कि यार सिस्टम में कितना चेंज करना पड़ेगा। लोगों को शायद लगता है कि ये पूरी प्रोसेस बहुत कॉस्टली हो सकती है। लोगों को शायद लगता है कि रिसोर्स कहाँ से एक्सेस करेंगे, वो पूल कहाँ है वो टैलेंटेड लोगों का, और अगर एक बंदा छोड़ के जाएगा तो दूसरे बंदे को कहाँ से लाएँगे। लोगों को लगता है कि मेरी एग्जिस्टिंग टीम तो इतने फॉर्मेट में रेडी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई और रेस्टोरेंट क्यों नहीं अभी बहुत तेजी से एक्वायर कर पा रहा है डिफरेंट लेबल को, क्योंकि एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में उनके वो स्पेस अभी तक नहीं बन पाई और उनके लिए वो एक्स्ट्रा टास्क है। आप ये मान के चलिए कि हॉस्पिटैलिटी अपने आप में चैलेंजिंग है। ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इंक्लूसिविटी को भी ट्राई करना, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। उसके लिए आपकी टीम, आपका माइंडसेट, आपका इंटेंट अलाइन होना चाहिए। तो जब तक आपने इरादा नहीं किया तब तक इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली डूएबल है। और मुझे लगता है डूएबल से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला नुक्कड़ मुझे लगता है दसों हज़ार अपने स्टोर खोल ले, कभी भी मिलके वो रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता। इस देश में ज़रूरतमंद और हुनरमंद बहुत लोग हैं जिनको इस तरीके के ऑप्शंस मिलने चाहिए, और नॉट जस्ट थ्रू अ कैफ़े। मुझे लगता है कैफ़े तो एक ज़रिया है जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाता हूँ इन पोटेंशियल ड्रिवन बच्चों के बारे में। आपको अपने कैंपसेस में, अपने ऑफिसेज़ में, अपने व्हाटएवर यू क्रिएट, व्हाटएवर थिंग यू डू, व्हाटएवर वर्क एनवायरनमेंट यू आर क्रिएटिंग, वहाँ पे आपको स्पेस बनानी है। संभव तो है, बस मुझे लगता है एक छोटी-सी ज़िद और छोटा-सा इंटेंट लाने की ज़रूरत है, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी बहुत जल्दी ले आए। बिल्कुल, हम भी यही आशा करेंगे। व्हाट नेक्स्ट फॉर नुक्कड़? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपसे? बहुत सारे छोटे फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे, मतलब बहुत सारी कमिटीज़ हैं जिनके साथ नुक्कड़ अभी काम करना चाहता है। जैसे मैं उस दिन शायद आपसे चर्चा कर रहा था, मैं बता भी रहा था कि 7-8 अलग-अलग कमिटीज़ के बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए समाज को दिखाया है। अब मुझे लगता है कि 1-2 कमिटीज़ और हैं जिनके साथ नुक्कड़ काम करना चाहता है। वो आइडिया हम लोगों ने ऑलरेडी बिल्ड अप करके रखा है, उसको एग्ज़ीक्यूट करना बाकी है। जैसे एल्डरली सिटीज़न जो होते हैं, जो वृद्धाश्रम में रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, जिनके बारे में वो खुद भी बुज़ुर्ग भी मान लेते हैं कि उनका वक़्त पूरा हो चुका है, वो अपने आप को बहुत एफ़िशिएंटली इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि या तो परिवार उन्हें छोड़ दिया रहता है या समाज से हार के वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उस अपने वक़्त को बस काटते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनको रीएंगेज करना, उनको ये बताना कि कितना पोटेंशियल, कितना कैलिबर उनके अंदर अभी भी बचा हुआ है, और वो सिर्फ़ एक चैरिटेबल इवेंट के तौर पे नहीं कि हम ये गए उनको कंबल बाँट दिया, मिठाई बाँट दी, स्वीट्स खिला दी, वैसा नहीं। मुझे लगता है उनको पोटेंशियल के साथ में, क्योंकि हिंदुस्तान में 60 या 70 साल बिताया हुआ इंसान कुछ ना कुछ हुनर रखता है, कुछ ना कुछ काबिलियत रखता है, जिसको दोबारा सामने आने की ज़रूरत है। चूँकि उसके पास शायद वैसे मौके नहीं पहुँचे, वो तरीके नहीं पहुँचे, वो ज़रिए नहीं पहुँचे जिनके ज़रिए वो हासिल कर सके उसको, तो वो एक नुक्कड़ का कॉन्सेप्ट है जिसको हम सेकंड इनिंग कह रहे हैं, कि जिसमें इन सारे वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुज़ुर्गों को हम दोबारा एंगेज कर सकें। कैफ़े फॉर्मेट भी हो सकता है जिसमें हम स्टोरी टेलिंग के इवेंट चालू करवाएँ, जहाँ पे बुज़ुर्ग अपनी कहानियाँ कहें, या इनकी स्किल सेट के हिसाब से हम इनको कॉर्पोरेट अलाइनमेंट करके देते हैं कि भई आप कभी अकाउंटेंट रहे होंगे, या जो भी आपने प्रोफ़ाइल अपनी रही होगी, उन प्रोफ़ाइल्स को कैसे हम कॉर्पोरेट्स तक डिलीवर कर सकते हैं। एचआईवी पॉज़िटिव कम्युनिटी के साथ में नुक्कड़ का एक इरादा है, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके साथ का स्टिग्मा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। है। मतलब द मोमेंट समबडी सेज़ कि वो एचआईवी पॉज़िटिव है, हमारा अचानक से ना नज़रिया बदल जाता है, हम थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लेते हैं, अपनी चेयर को थोड़ा-सा दूर बैठना शुरू कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव बचपन से सिखाया जा रहा है। मैं बताता हूँ, शबाना आज़मी कह रही है कि छूने से प्यार फैलता है, वो नहीं लोगों की समझ में आता है, वो स्टिग्मा इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा हर बैरियर, ऐसा हर स्टिग्मा, ऐसा हर टैग जो किसी को भी, एक इंसान को ना उसके कैलिबर के बियॉन्ड देखने अलाउ ही नहीं करता, मुझे लगता है उसके उस मिथ को तोड़ने की कोशिश नुक्कड़ करना चाहता है। और चूँकि हमारे पास एक कह सकते हैं कि प्रूवन फ़ॉर्मूला है, जिस फ़ॉर्मेट पे हम चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, तो इस आइडिया के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लगातार किया जा सके। सेकेंडली हम लोग जो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ये, जो मैं अभी आपको चैलेंज बता रहा था कि क्यों हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये आइडिया अभी बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। तो वो जो मैं बताता हूँ कि लोगों को डाउट होता है कि वो रिसोर्स पूल कहाँ है, कहाँ से लोग मिलेंगे। तो वो कमी पूरी करने के लिए, और ये जानते हुए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैन पावर का कितना क्रंच रहता है, सर्विस लाइन स्पेस में कैसे स्टाफ नहीं मिल पाते हैं, और दूसरी जगह हम देखते हैं कि भई हज़ारों की तादाद में ऐसे डिफरेंट लेबल बच्चे हैं जो जॉब की तलाश में हैं। तो अगर हम उनको स्किल्ड और इक्विप्ड कर दें और अपने करिकुलम के ज़रिए उनको ट्रेन करके इन ऑर्गेनाइजेशंस को देना शुरू कर दें, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, एंड देन वी विल वर्क एज़ अ ब्रिज। तो एक इंक्लूसिव ट्रेनिंग अकेडमी का हमारा इंटेंट है, जो हॉस्पिटैलिटी के अलग-अलग वर्टिकल, चाहे वो शेफ्स का हो, कैशियर का हो, सर्वर का हो, हाउसकीपिंग का हो, इनके लिए इनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें। और चूँकि हम खुद एक इंस्टीट्यूट हैं जो ऑलरेडी इस बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी भी डिलीवर होती है। तो हम जहाँ-जहाँ ग्रो कर रहे हैं, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट इनसे पूरी होगी ही होगी, और जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी हम इसको ये ज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं। थर्डली, ज्योग्राफी ग्रो करने का हमारा ये इरादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल बिलासपुर और मोस्ट प्रोबेबली अंबिकापुर हम लोग इस साल टारगेट करें, क्योंकि रायपुर भिलाई अकेले का ब्रांड नहीं है, और रायपुर भिलाई अकेले के लिए बस निर्भर नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है, और इसको इंटेंशनली, लेकिन हालाँकि हम ट्राई ये करेंगे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ही ये लेके जाएँ। मेट्रोज़ का हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेट्रोज़ में
इस तरीके के आइडियाज़ पे बातचीत करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जनरली स्कार्सिटी रहती है, एक्सप्रेसिव स्पेसेस की, जहाँ पे लोग असेंबल हो सके और एक कम्युनिटी स्पेस बन सके। तो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में आने वाले कम से कम 2-3 सालों में हम टारगेट कर रहे हैं कि और अपनी फिज़िकल लोकेशंस बढ़ाएँगे, ताकि जो नुक्कड़ इन लोकेशंस के ज़रिए डिलीवर कर रहा हो, वहाँ से भी कर पाए ओवरऑल। सो नाइस एंड वी विश कि आपके सारे जो आइडियाज़ हैं वो वर्क करते रहें एंड जो इतना आप अच्छा काम शुरू किए हैं उसमें आपके साथ और लोग जुड़ते जाएं और जो आप चाह रहे हैं कि जो नुक्कड़ कर रहा है वो और भी लोग करें, वो बिल्कुल सफल हो। Thank you so much. Thanks for your wishes. Thanks for inviting and thanks for having this conversation. Thank you so much. थैंक यू सो मच।